गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा पोर्शन है चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे कि आपका जो टर्म 1 एग्जाम था, तो टर्म 1 एग्जाम के लिए जो पी ब्लॉक से जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको सिर्फ टर्म 1 एग्जाम में ही पढ़ना था। और जो आपका टर्म 2 एग्जाम के लिए जो पढ़ना था, वो आपको ग्रुप 16, 17 एंड 18 ग्रुप आपको पढ़ना था। मतलब कि आपको 3 ग्रुप का एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ग्रुप 15 हमें लोग यहाँ पे टर्म 1 एग्जाम के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में जब वीडियो के लास्ट हो जाएगा, जब हम लोग 16, 17, 18 ग्रुप को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग ग्रुप 15 का भी यहाँ पे पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी कहना था कि हमें अभी टर्म 1 एग्जाम को ना पढ़ा करके हमें सिर्फ और सिर्फ अभी टर्म 2 का जितने भी सिलेबस है उसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि टर्म 1 एग्जाम का पूरा रिवीजन करवाते रहिएगा। तो इसी चलते मैं वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इससे पहले हम लोग हेलो एल्किन एंड हेलो अरिन का वहाँ पे लेक्चर बनाया था। तो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का यही रिस्पॉन्स आया था कि सबसे पहले आप मुझे टर्म 2 एग्जाम के लिए कंप्लीट करवा लीजिए, उसके बाद हम लोग टर्म 1 के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि टर्म 2 के एग्जाम के लिए ही तैयारी नहीं किए हैं, बल्कि जो उन लोग क्या हो रहा है कि टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा उधर समय भी मिला था, तो उन लोग टर्म 1 एग्जाम को अच्छा तरीके से कवर कर लिए हैं। तो इसी चलते सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरत है वो है टर्म 2 एग्जाम का सिलेबस को कवर करना। तो इसी वजह से हम लोग क्या किए कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 एग्जाम को पहले कवर कर लेंगे। जब हम लोग को टर्म 2 एग्जाम के सिलेबस सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि हम लोग लगभग कंप्लीट कर ही लिए हैं, सिर्फ हम लोग 2 या 3 चैप्टर मतलब चैप्टर को सिर्फ कवर करना बाकी है। तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ हम लोग टर्म 1 एग्जाम को कवर करेंगे। तो टर्म 1 भी एग्जाम हम लोग को लगता है 1 हफ्ता के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे उसको भी। अब हमारा लेक्चर पूरा रेगुलर हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा इधर त्योहार के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जब गांव चल जाते हैं तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने का थोड़ा समय कम मिल पाता है, क्योंकि गांव जाओगे तो भैया थोड़ा काम वगैरह भी करना पड़ता है कि नहीं। आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी गांव से रिलेट करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे लेक्चर को नहीं बना पाए थे। तो अब क्या होगा कि अब फिर से हम लोग पूरा रेगुलर हो जाएंगे। और जैसा कि मुझे पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम 29 से स्टार्ट होने वाला है, तो इसी वजह से आपको जल्द से जल्द पूरा सिलेबस करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी तो आप अच्छा तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। हालांकि केमिस्ट्री के लिए तो 19 तारीख है, तो बहुत ज़्यादा ही समय मिला हुआ है उसके लिए, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब कि जो मेन चीज़ होता है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकेंगे। और एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद तो टेस्ट तो होते ही रहेगा, क्योंकि बिना टेस्ट का आप अच्छा तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, तो आज ग्रुप 16 को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में। जैसा कि आपको पता होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सो आपका केमिस्ट्री का जितने भी केमिस्ट्री में चैप्टर हैं, सभी का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है कि नहीं। और सबसे ज्यादा नंबर भी इसमें ऑब्टेन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हो पाएगा, अगर ग्रुप 16 हम लोग जल्द से जल्द अगर कवर कर लेते हैं बहुत कम समय में, तो हम लोग ग्रुप 17 तक डिस्कस करने पहुंच जाएंगे। और लेकिन उम्मीद कम है कि हम लोग 17 तक पहुंच पाएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग ग्रुप 16 को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगा, उसका फिर केमिकल ये सब सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज। उसके बाद उसका रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। हालांकि अगर आप ग्रुप 16 को अच्छा तरीके से समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद 17 क्या है, 18 क्या है, आप तो बहुत ही आसान तरीके से उसको कवर कर लेंगे। बस समझ में। अगर अभी हम ग्रुप 15 पढ़ाते, ग्रुप 15 अगर पढ़े हुए रहते, तो आप ग्रुप 16 को बहुत ही आसान तरीके से पूरा कवर कर लेते, क्योंकि सभी जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सिमिलर, सभी का प्रॉपर्टीज वगैरह सब यहाँ पे देखने में आराम, मतलब कि सब सिमिलर ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी चलते एक को भी ग्रुप को अगर आप अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं पी ब्लॉक में, तो अगला भी ऑटोमेटिक आपका कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग ग्रुप 16 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 17, 18 भी जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, या तो फिर आपको कुछ पूछना उछना हो, या फिर किसी तरह का आपको एडवाइस देना है कि मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करवाना चाहिए, कि तो उस तरह का अगर आप मुझे सलाह देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर दें, ताकि मैं आपको उसी अनुकूल से वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लेट नहीं करते आज। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो हम लोग ग्रुप 16 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आखिर ग्रुप 16 में हम लोगों के जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 16 में, वो कौन कौन से हैं।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों के ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देख रहे हैं ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, फिर पोलोनियम है। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे फिर 116 वाला हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इधर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहाँ तक, तो पोलोनियम तक हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को यहीं तक हम लोग को एग्जाम में के लिए यहाँ पे नेसेसरी है, जरूरत है। ठीक है, और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि ये जो पोलोनियम है ये हम लोग को क्या है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या चाहिए हम लोग को? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप 16 में हम लोग को कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप तो वहां पे चर्चा कर लिए हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे एलिमेंट हम लोग को प्रेजेंट है ग्रुप 16 में। और जैसा कि आपको वहां पे पता चलना चाहिए कि आखिर आपका जो वहां पे एलिमेंट्स है, तो आपको जान रहे हैं कि वहां पे जो पीरियोडिक टेबल होता है वहां पे आपका मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटेलोइड्स भी होते हैं, है या नहीं? फिर वहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आपका कौन सा एलिमेंट क्या क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और जो सल्फर होते हैं, जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो दोनों क्या है, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल। और जो आपका सेलेनियम और टेलोरियम जो होता है वो आपका मेटेलोइड्स होता है। ठीक है, और जो आपका पोलोनियम है वो तो आप समझ गए हैं कि वो क्या है, हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद होना जरूरी है। हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी चलते आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि कौन सा एलिमेंट आपका क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप 16 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका सभी के लिए क्या हो जाएगा, तो NH2NP4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो N है यहाँ पे क्या चीज, N जो है वो आपका दिखाता है क्या चीज, नंबर ऑफ सेल दिखाता है। क्या चीज दिखाता है? सेल। अब इसको आप यहाँ पे पीरियड भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट होंगे तो N के जगह हम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट होंगे तो N के जगह हम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है ना। अगर इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं इसके लिए समाधान जरूर लेकर आऊंगा। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग देख रहे हैं जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 16। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग को क्या होता है उसका प्रॉपर्टीज में। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे हम लोग ग्रुप 16 में तो हम लोग को क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या हम लोग को चेंज होगा, क्या क्या हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, उसी सब को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 16 में जो आयनिक रेडियाई होते हैं या फिर एटॉमिक रेडियाई होता है वो हम लोग को कैसे हम लोग उसमें चेंज होता है। ठीक है, चलिए तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इंक्रीजेस अ ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग ग्रुप 16 जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होता है उससे, वो जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 का वो उससे स्मॉल होते हैं। बात समझ में? मतलब कि जो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होते हैं वो बड़ा होता है ग्रुप 16 के तुलना में। बात समझ में? और ऐसा क्यों होता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट आखिर क्यों छोटा होता है हम लोग को ग्रुप 15 से, तो उसके जो पीछे रीजन होता है वो रहता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो क्या होता है, उससे स्मॉल होता है। यहाँ पे जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ग्रुप 15 की तुलना में ग्रुप 16 का ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। और हम लोग जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, तो उसका जो न्यूक्लियस की ओर जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन उसमें रहता है। और ज्यादा अगर अट्रैक्शन रहेगा मतलब न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हुआ रहेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि ग्रुप 16 का एलिमेंट जितने होते हैं उसका साइज हम लोग ग्रुप 15 के तुलना में छोटा होता है। बात समझ में आया? उसके पीछे रीजन क्या है ये भी समझ गए। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में जाते हैं तो ग्रुप 16 में ज्यादा हम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से उसके जो वहां पे क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस की ओर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये बात समझ में आया? अब ये हो गया हम लोग के लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब कि हम लोग ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की ओर आए तो हम लोग को क्या देखने को मिला, आयनिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियाई में। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। ग्रुप 16 के एलिमेंट अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके साइज में हम लोग को क्या मतलब कि इफेक्ट करेगा। तो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी सेल। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, हम लोग ये समझ गए कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल से है कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में। हम लोग अगर ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की ओर आते हैं तो इसका साइज हम लोग को छोटा मिलता है। मतलब कि हम लोग नाइट्रोजन के तुलना में अगर ऑक्सीजन का साइज देखेंगे तो ऑक्सीजन आपको छोटा देखने को मिलेगा। उसी तरह फास्फोरस और सल्फर में देखेंगे तो सल्फर का साइज क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। वो इसी तरह से सभी का क्या मिलेगा, ग्रुप 16 के एलिमेंट ग्रुप 15 की तुलना में छोटा मिलेगा। ये हम लोग देख लिए किसके कारण, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मतलब के कारण। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है, हम लोग इधर से इधर तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे ऊपर से अगर नीचे की ओर जाते हैं तो ग्रुप 16 के एलिमेंट में उसका क्या होता है साइज में, मतलब वहां पे क्या वहां पे देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, मतलब अगर हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर में देखेंगे तो ऑक्सीजन का साइज हम लोग को छोटा मिलेगा और सल्फर का साइज हम लोग को बड़ा मिलेगा। उसी तरह अगर सल्फर और सेलेनियम में देखेंगे तो सल्फर का साइज छोटा मिलेगा, सेलेनियम का हम लोग को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। उसी तरह अगर हम लोग सेलेनियम और टेलुरियम में देखेंगे तो टेलुरियम का हम लोग को साइज क्या देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे तो नीचे वाला एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, साइज हम लोग को इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होने के पीछे का रीजन क्या होता है, तो उसमें जो होता है उसमें हम लोग को एडिशन हो जाता है उसका क्या चीज, तो उसका न्यू एनर्जी सेल हम लोग को वहां पे एडिशन हो जाता है। मतलब कि वहां पे क्या होता है कि वहां पे सेल का संख्या हम लोग को क्या हो जाता है, बढ़ते हुए चला जाता है ऊपर से नीचे जैसे आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ऊपर से नीचे जैसे हम लोग आते हैं, मान के चलिए थर्ड पीरियड में थे, थर्ड पीरियड से हम लोग कहाँ आ गए, फोर्थ पीरियड में, तो वहां पे हम लोग को क्या हो गया, नया सेल हम लोग को बना, और वहां पर हम लोग देखेंगे डी भी आ जाता है, एफ भी आ जाता है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज हो गया बस हो गया। तो इसी चलते हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में जो पूछेगा इसी तरह से बोलेगा डिस्कस करने के लिए ग्रुप 16 के लिए कि एटॉमिक रेडियाई में क्या चीज बोलेगा, एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करना है ग्रुप 16 के लिए। तो जब आपको पूछेगा एग्जाम में, देखिए यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितना भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक पढ़ा जाएगा, जैसे कभी एटॉमिक रेडियाई देखे, फिर आगे देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इस तरह का टॉपिक जितने भी हम लोग कवर करेंगे ये सारा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सारा चीज आपको क्या रहता है, बोर्ड एग्जाम में डिस्कस करना होता है। तो आपको जब पूछेगा ग्रुप 16 के लिए कि एटॉमिक रेडियाई को वहां पे डिस्कस कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है तो उसका साइज भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर हम लोग ग्रुप 16 का एलिमेंट में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका भी रेडियस क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है। अब हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को ग्रुप 16 में क्या क्या देखने को मिलता है, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को क्या होता है, उसका ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 इन करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग ग्रुप 15 से अगर हम लोग ग्रुप 16 में आते हैं तो ग्रुप 15 के तुलना में ग्रुप 16 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है। आप तो बोलेंगे ऐसा क्यों कैसे हो सकता है सर, हम लोग जानते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट जो होता है वो बड़ा होता है हम लोग को ग्रुप 16 से। तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को ग्रुप 16 का ही हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल न होगा। जितना हम लोग को छोटा साइज होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, तो उसका न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वहां पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके अनुसार जो आप बोले थे पिछले जो हम लोग कथन बोल चुके हैं, तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए था, तो ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं ग्रुप 15 के तुलना में ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल होगा, ये कैसे होगा, अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर आप मतलब कि क्लास 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पर बताया गया होगा कि ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है हाफ फील्ड, क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। और अगर ग्रुप 16 का करेंगे तो यहाँ पे हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं होता। तो इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान अगर हम लोग को उसका कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड मिले या फिर फुल फील्ड मिले तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ग्रुप 16 के तुलना में ग्रुप 15 क्या हो गया, हम लोग को ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों जी, आपको पता होगा ना, जैसे देखिए
NS मतलब हम लोग को क्या होता है NP3 होता है, क्या होता है ये ग्रुप 15 के लिए हो गया। और अगर ग्रुप 16 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे NP4 हो जाता है। और ये P ब्लॉक में कितना गया हम लोग को, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट गया, मतलब कि तीनों सबसेल में हम लोग को क्या रहेगा, मतलब तीनों ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा हम लोग को, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब कि हाफ फिल हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को हाफ फिल है क्या, नहीं है। तो हाफ फिल होने की वजह से हम लोग को क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है हम लोग को। तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो स्टेबल से हम लोग को अनस्टेबल जाने में ज्यादा एनर्जी हो जाएगा ना, वो नहीं जाना चाहेगा हम लोग को अनस्टेबल में, क्योंकि वो उतना ही में क्या है, खुश है। ठीक है, तो खुश है तो भैया नाखुश होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी किस में देना पड़ेगा, ग्रुप 15 में। ग्रुप 16 तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उसमें आराम से हम लोग को निकल जाएगा। भले ही इसका साइज छोटा है लेकिन हम लोग उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को ये जो ग्रुप 15 का एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को ज्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ आया। तो इसी वजह से हम लोग को ग्रुप 15 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है किसके तुलना में, ग्रुप 16 का। और अगर इसको इस तरह से बोलेंगे तो ग्रुप 15 के तुलना में ग्रुप 16 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जैसा भी आप बोल सके, बात समझ में। तो हम लोग ग्रुप 16 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा ग्रुप 15 के तुलना में ग्रुप 16 का जो एलिमेंट होते हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। बात समझ में आया, इसका रीजन भी समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है। सो चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है साइज को लेकर के, कि जितना कम साइज होगा सर तो उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और ज्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना मतलब कि मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसका ज्यादा होना चाहिए था। यानी आपको पता चल गया कि रीजन क्या है कि जिसके चलते उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है, भले ही उसका साइज कम भी है। बात समझ में आया। चलिए, ये हो गया हम लोग को लेफ्ट से राइट जाने पर, ग्रुप 15 से ग्रुप 16 जाने पर, कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप 16 में हम लोग ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो यहां पे हम लोग को क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या चीज, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो भी हम लोग को डिक्रीज होता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को डिक्रीज होगा। ये कैसे होगा, तो क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, हम लोग को बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा। और अगर बड़ा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना मतलब कि आसान हो जाएगा, है कि नहीं। मान के चलिए जो छोटा रहेगा तो उसमें क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा तो उससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसी तरह से साइज बड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस से तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग को क्या ट्रेंड होता है ऊपर से नीचे जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कहीं कहीं क्या बोलेगा, आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलेगा। तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी को ही आपको यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोला जाता है। ठीक है, तब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखाया रहता है टीचर आयोनाइजेशन एनर्जी, और एग्जाम में अगर कहीं आ जाता है, चाहे कहीं क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो उसको टेंशन हो जाता है, अरे ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो आज तक हम लोग पढ़े ही नहीं। लेकिन आप जान लीजिए कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों को एक ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग को क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ग्रुप 16 का जो एलिमेंट होता है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप 15 के तुलना में जो ग्रुप 16 एलिमेंट होते हैं उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है जी, ज्यादा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका साइज हम लोग को इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, चलिए, अगर आप वहां पे पीरियोडिक टेबल वहां पे पढ़ते हुए रहते, वहां पे 11th क्लास में अगर आप पढ़े भी होंगे तो वहां पे ये सारा चीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, फिर उधर एटॉमिक साइज हो गया, उधर आपका क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, ये सारा चीज के बारे में वहां पे बहुत ही डिटेल में वहां पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे कम है, तो जहां जितना हम लोग को पॉसिबल हो पाता है समझाना तो उतना यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उतना एक्सप्लेन करने जाएंगे तब बहुत कम समय मिला है,
तो उतना में हम लोग उतना कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए, क्योंकि 11th क्लास ऐसे तो मजाक में नहीं ना पार किया दिए होगे यार। भले ही कोविड था, तो कोविड होने के वजह से भी अगर आप थोड़ा मोड़ा भी यूट्यूब वगैरह से अगर पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा जरूर नॉलेज होगा, है कि नहीं। और नहीं तो फिलहाल अभी आप याद करते हुए चले जाए, हालांकि सारा कुछ तो यहाँ पे समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समझ गए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग ग्रुप 15 से ग्रुप 16 जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वही हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। आप यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे वहां पे क्या था, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता था। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों मिलेगा तो वहां पे घबराइएगा नहीं, आंसर आप वहां पे सेम लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है इसमें, तो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम एस टू, मतलब कि क्या चाहिए, सल्फर टू पोलोनियम। क्या चाहिए हम लोग को, सल्फर से पोलोनियम के मतलब के और जाएंगे, मतलब हम लोग ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो हम लोग को क्या होगा उसका, तो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है वो हम लोग को डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, तो ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। हम लोग ऊपर से नीचे जैसे आते हैं वहां पे हम लोग को क्या से देख रहे हैं, तो सल्फर से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं हम लोग, सल्फर से, कि सल्फर से अगर पोलोनियम की ओर जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, हम लोग को साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइज हम लोग को इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज हम लोग को इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से उसका जो डिस्टेंस होता है वैलेंस सेल के बीच में डिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो इसी चलते क्या हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर सामने रहता, मान के चलिए जो न्यूक्लियस के सामने उसका वैलेंस सेल रहता तो क्या होगा, अलग से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, सरल लैंग्वेज में ये समझिए कि हम लोग क्या था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी था उसका मतलब था कि कोई भी एटम से हम लोग क्या कर रहे थे, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इसमें हम लोग को क्या आ रहा है, कोई एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मतलब कोई एटम है, मान के चलिए सल्फर है, तो सल्फर में हम लोग को क्या कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मतलब टेंडेंसी होता है अपने में क्या चाहिए, मतलब कि उसमें ऐड करने का। तो हम लोग जितना वहां पे कम रहेगा, मान के चलिए वहां पे अट्रैक्ट कैसे करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो जितना उसका हम लोग को क्या रहेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, मतलब कि उसका जो साइज कम रहेगा। तो साइज कम रहेगा तो क्या होगा, तो उस दोनों के बीच में क्या चाहिए, जो वैलेंस सेल होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अब अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा। लेकिन मान के चलिए वो जो वैलेंस सेल होता है और जो उसका न्यूक्लियस होता है, वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा। और अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा तो वो ऐसे अपने वाला इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींच ही नहीं पा रहा है। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन को वहां पे ऐड करना चाहेंगे तो ऐड हो पाएगा, नहीं ऐड हो पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आपको रीजन भी अच्छा सा तरीका समझ में आ गया होगा कि क्या आखिर रीजन होता है कि हम लोग को साइज इंक्रीज होने पर उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। सो बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि उसका जो साइज होता है, साइज को इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, तो उसका जो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के कारण उसका क्या हो जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे फिर देखते हैं। Therefore, additional electron which is added have less attraction, that is electron affinity decrease। ये सारा चीज तो हम लोग पढ़ने से पहले ही डिस्कस कर लिया कि ना। वही चीज बता रहा है कि हम लोग के उसके बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा होने के बाद क्या हो जाएगा, तो जो एडिशन जो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा, हम लोग को अट्रैक्शन कम होने की वजह से वहां पे जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। चलिए, तो यही चीज है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में अगर पूछेगा ग्रुप 16 के लिए, तो आप यहाँ पे ये सारा चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपको रीजन भी समझ में आ गया। चलिए, अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, क्या चीज, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, क्या पूछेगा एग्जाम में, कि ऑक्सीजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर, व्हाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, तो हम लोग देख रहे थे ऊपर से नीचे आने पर हम लोग को क्या था, साइज इंक्रीज हो रहा था। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से हम लोग को क्या हो रहा था, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रहा था। लेकिन
आप बताइए कि जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो कम होता है सल्फर की तुलना में। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता था हम लोग को, ऑक्सीजन आता है, उसके बाद क्या होता है, सल्फर आता है। तो हम लोग को मतलब कि सबसे छोटा कौन आ गया, तो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन छोटा हो गया तो इसका कहने मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग को ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सल्फर के तुलना में कम होता है उसमें। ये कैसे होता है, तो यही इसका रीजन है। तो उसको हम लोग यहाँ पे आंसर में देखते हैं। ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम oxygen atom, that is electron density is high within a small region of a space which resist the addition of new electron। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे छोटा सा जो आपका ऑक्सीजन है, क्या चाहिए, छोटा सा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस है और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस और ये जो इसका वैलेंस जो रहेगा वो बहुत ही नजदीक रहेगा, क्योंकि छोटा क्या है, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो छोटा होने के कारण क्या रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा, आपस में सामने सामने रहेंगे। अब सामने सामने रहेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डालना चाहेंगे, क्या चाहिए, ज्यादा, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा होने के क्या, नजदीक नजदीक होने के कारण क्या है, यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो वो क्या होगा, रिपेल करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा, ज्यादा साइज छोटा होने के कारण इसमें एडिशन जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो हम लोग को क्या कर पाते हैं, तो हम लोग बहुत ही कम यहाँ पे ऐड कर पाते हैं, ठीक है ना। और यही अगर हम लोग सल्फर में देखते हैं तो इसके तुलना में ये क्या चाहिए, सल्फर साइज ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा सा डिस्टेंस उसका ज्यादा रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, साइज बड़ा होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो नजदीक नजदीक रहेंगे नहीं, वो थोड़ा सा दूर में रहेंगे। तो दूर में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे मतलब डालेंगे उसमें ऐड करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत कम होगा। तो बहुत कम होगा तो किसमें जोड़ना आसान होगा, ऑक्सीजन में कि सल्फर में, सल्फर में होगा, है कि नहीं। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में ही ऐसा होता है, ठीक है। और फिर वही अगर हम लोग ऑक्सीजन और सेलेनियम में देखेंगे तो ज्यादा किसका रहेगा, ऑक्सीजन का ही रहेगा। मतलब ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन डिक्रीज तो होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर में देखते हैं कि ऑक्सीजन का हम लोग को होना चाहिए था क्या चीज, ज्यादा होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन हो जाता है क्या चीज, कम हो जाता है। किसके तुलना में, तो सल्फर के तुलना में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो पूछेगा तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा कि ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई विद इन अ स्मॉल रीजन ऑफ अ स्पेस व्हिच रेसिस्ट द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं उसका फिजिकल स्टेट में, ठीक है, कि आखिर जो उसका एलिमेंट होते हैं वो उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। द ऑक्सीजन एटम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड पी पाई ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O2 मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो फिजिकल स्टेट होता है उसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या बनाता है हम लोग को, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है, क्या चीज, ऑक्सीजन जो होता है उसके पास जो टेंडेंसी होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने का होता है, पी पाई। क्यों होता है ऐसा, वो क्यों बनाता है ऐसा करके, तो क्योंकि उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी चलते वो रहता है क्या चीज, O2 मॉलिक्यूल के जैसा वो बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको यहाँ पे चर्चा करना था। तो ये फिजिकल स्टेट कम पूछता है, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे मेन चीज वो आपका क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करने के लिए देते रहता है आपको क्या क्या, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पूछ देगा ग्रुप 16 का, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोल देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बोलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, जिसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आराम से क्या कीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो अपने आप लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या है, सो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखे थे क्या चाहिए, ऑक्सीजन के बारे में देखे ऑक्सीजन किस तरह से वहां पे उसका फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिया ऑक्सीजन के बारे में, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, तो ऑक्सीजन इज अ गैस। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग को गैस होता है, वेल अदर आर सॉलिड, व्हाई,
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूछता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग को गैस होता है, जबकि जो जितने और जो हम लोग को वहां पे गैस मतलब कि जो एलिमेंट होते हैं वो सारा कैसा हम लोग को रहता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो द molecules of oxygen atom held together by weak van der Waals force of attraction exist as at room temperature। जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मतलब के बीच में जो रहता है वो कैसा फोर्स रहता है? तो वीक van der Waals फोर्स होता है, ठीक है। तो जिसके कारण वो हम लोग को क्या रहता है? तो वो हम लोग को गैस के रूप में रहता है, ठीक है। जितना कम अट्रैक्शन रहेगा उतना हम लोग को क्या रहेगा? वो फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो वो हम लोग को क्या, बहुत ही बचपन से ही हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, कि मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग को अगर ज्यादा हम लोग को डिस्टेंस रहेगा उसका बीच में मॉलिक्यूल, तो वो क्या रहेगा? गैस के फॉर्म में रहेगा। अगर उससे ज्यादा हम लोग को अट्रैक्शन रहेगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में, और ज्यादा अगर मतलब सबसे ज्यादा अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग से वो क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो हम लोग को सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो वही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में जो रहता है उसका फोर्स वो कैसा रहता है? तो वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और वो हम लोग को कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो रूम टेम्परेचर में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे देखिए, और बाकी जितने भी हम लोग को एलिमेंट जो होते हैं तो वही चीज लिखा हुआ है कि बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट हैव सिंगल बॉन्ड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, क्या चीज? जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन तो हम लोग देख लिया, वहां पे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को रहता है कि नहीं, जिसके चलते वो क्या रहता है? हम लोग को O2 मॉलिक्यूल बनाता है, और वो हम लोग को क्या, और उसके बीच में क्या रहता है हम लोग को? तो वीक van der Waals फोर्स रहता है। तो इसी वजह से वो क्या रहता है? हम लोग को गैस के फॉर्म में रहता है। लेकिन वही जितने भी हम लोग के एलिमेंट जो वहां पे बचे हैं ग्रुप 16 में ऑक्सीजन को छोड़ करके, वो हम लोग को क्या रहता है कि सिंगल बॉन्ड वहां पे फॉर्मेशन करता है, और वो कैसे करता है? हम लोग को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसका बनता है। तो जिसके कारण वहां पे क्या रहता है? उसके बीच में जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स रहता है। स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स होने मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या रहता है? हम लोग को सॉलिड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? हम लोग को सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल में देखिए कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हैविंग पैक्ड एट मेंबर्ड क्रॉन शेप रिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग को क्या रहेगा वहां पे? तो जो पैक जो रहता है वहां पे 8 मेंबर के वहां पे रहता है, जो हम लोग को कैसा शेप रहता है? उसका क्रॉन शेप रहता है, ठीक है। तो वहां पे देख रहे हैं जैसा कि सल्फर, जो अभी हम बोले कि वो कॉम्प्लेक्स वहां पे स्ट्रक्चर वहां पे बनाता है, जितने भी रहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल जो लिए हैं वो हम लोग सल्फर के लिए लिए हैं, ठीक है। और ये जो सल्फर रहता है वो उसका जो कैसा फॉर्म में रहता है? तो S8 के फॉर्म में रहता है। क्या रहता है? S8 के। तो ये स्ट्रक्चर आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। वो हम लोग को क्या रहता है? तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है उसका, जो कि कैसा वो शेप बनाता है? तो क्रॉन शेप रिंग वहां पे बनाता है। क्रॉन का ही मतलब क्या हो जाता है? वहां पे मुकुट के जैसा। क्या चीज? मुकुट के जैसा। तो इसी वजह से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के पास कैसा रहता है? तो 8 हम लोग को रहता है आइटम वहां पे देख रहे हैं कि सल्फर। तो 8 से मतलब कि S8 रहता है, तो मतलब कि 8 वहां पे सल्फर को दिखाना पड़ेगा। तो 5 को जो सल्फर रहता है वो 5 को हम लोग ऊपर दिखाते हैं और 3 को सल्फर हम लोग नीचे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। और कैसे हम लोग दिखाना है? तो देखिए हम लोग मुकुट के जैसा दिखाएंगे, एक यहाँ 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 पे, ठीक है, और 3 हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरह से अगर सभी को बॉन्ड को यहाँ पे दिखाएंगे तो वो हम लोग को क्या दिखता है? तो क्रॉन शेप में यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हम लोग ऑक्सीजन हम लोग को गैस के जैसा रहता है, और बाकी जो जितने हम लोग को रेस्ट जितने हम लोग बचा हुआ रहता है एलिमेंट, वो हम लोग क्या रहता है? सॉलिड के फॉर्म में रहता है। और वो सारा हम लोग को सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और कैसा हम लोग को रहता है? तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग, और वहां पे हम लोग जानते हैं कि उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो हम लोग को स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स रहता है कि नहीं। चलिए अब उसका हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें S8 वाला, कि उसके पास हम लोग को ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल तो रहता है, लेकिन वो क्या रहता है हम लोग को? तो क्रॉन शेप में हम लोग को रहता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर भी देख लिए, और हम लोग को समझ में भी आ गया कि उसका आंसर हम लोग को क्या होगा, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप 16 का एलिमेंट जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या वहां पे ट्रेंड होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। हम लोग अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप से बॉटम आएंगे, तो ऊपर से नीचे आने पर देखेंगे कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर द मोलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस एंड आल्सो
इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मासेस। हम लोग वहां पे देख रहे हैं कि जो ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका साइज क्या होता है, हम लोग को इंक्रीज होता है, ये तो हम लोग पहले ही जान गए। और साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द वांडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। हम लोग को क्या होता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, तो वो दोनों मतलब कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हम लोग को क्या आता है, तो वहां पे वांडरवाल फोर्सेस जो रहता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, हम लोग को वहां पे इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें हम लोग को बॉयल करना ज्यादा पड़ेगा, उसमें मेल्ट करना भी हम लोग को ज्यादा पड़ेगा। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइज इंक्रीज होने की वजह से हम लोग को क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है, वांडरवाल फोर्सेस, ठीक है। कि हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसका बीच में जो वांडरवाल फोर्सेस होता है वो भी इंक्रीज होता है। और इंक्रीज हो जाएगा वांडरवाल फोर्सेस तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को ग्रुप 16 में कि कैसा क्या उसका ट्रेंड होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलोट्रोपी। क्या देख रहे हैं हम लोग, एलोट्रोपी। कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स है वो कौन कौन सा एलोट्रोपिस यहाँ पे हम लोग को दिखाता है, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो एलोट्रोप्स। जितने भी यहाँ पे ग्रुप 16 में एलिमेंट्स होते हैं वो सारा का सारा एलिमेंट क्या दिखाता है, हम लोग को एलोट्रोप्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या एलोट्रोपिक फॉर्म वहां पे दिखाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम लोग को डाई ऑक्सीजन होता है O2 के फॉर्म में, और ओजोन होता है O3 के फॉर्म में, वो हम लोग को एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसका जो एलोट्रोपी होता है वो क्या क्या होता है, तो डाई ऑक्सीजन और ओजोन होता है। उसी तरह से सल्फर का देखेंगे तो सल्फर हम लोग को रोम्बिक सल्फर होता है, फिर मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। फिर उसी तरह से सेलेनियम में देखेंगे तो वो हम लोग को रेड होता है, ग्रे होता है और ब्लैक होता है। फिर टेलुरियम में देखेंगे तो वो क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस होता है। फिर उसी तरह से क्या होता है कि पोलोनियम में देखेंगे, पोलोनियम हम लोग देखेंगे कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म में रहता है। ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म में क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया कि जो पोलोनियम होता है वो हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी वहां पे हम लोग को रहेगा वो कैसा हम लोग को अल्फा बीटा फॉर्म में रहेगा। ये भी आखिर हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है तो हम लोग को रे के हिसाब से ही ना रहता है, तो इसी चलते वो क्या रहेगा, अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था हम लोग को यहाँ पे उसका एलोट्रोपी कि क्या क्या वहां पे शो करता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा पूछेगा नहीं, ये ऐसे टॉपिक दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पे बता दिए, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो ज्यादा हम लोग यहाँ पे पूछेगा नहीं। हो सकता है तो ऑक्सीजन का कि कौन कौन सा उसका एलोट्रोपी होता है आप उसको यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि कभी पूछा नहीं तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग को सिलेबस में दिया गया था इसी चलते उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप 16 एलिमेंट जितना था उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ग्रुप 16 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या क्या होता है। The elements of group 16 shows negative as well as positive oxidation state in their compounds। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ग्रुप 16 का वो हम लोग को नेगेटिव भी देखने को मिलता है और पॉजिटिव भी देखने को मिलता है उसके मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं कि क्या कौन कौन सा किसका क्या होता है। सो तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन हम लोग को ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, क्या चीज, ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हम लोग को -2 होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग CO2 के यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहेगा, -2 रहेगा। अगर MgO देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो -2 देखने को मिलेगा। उसी तरह से Na2O देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग को -2 देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको मतलब निकालने के लिए तो आता होगा, नहीं निकालने आता है तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छा तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाएं, तो आप जाइए और वहां पर भी अच्छा तरीके से सीख लीजिए। हालांकि आपको आता होगा, है कि नहीं, 11th में भी तो बहुत सारा चीज आप वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले होंगे, है कि नहीं। चलिए, तो फिर अगर हम लोग परऑक्साइड के रूप में रहेगा ऑक्सीजन, तो परऑक्साइड के समय में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का वो कितना रहता है, -1 होता है। जो एग्जांपल में H2O2 का निकाल के देखिए, तो H2O2 का निकालिएगा तो वहां पर देखेंगे आप कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर, मतलब क्या चाहिए हम लोग को, सुपर ऑक्साइड में क्या चाहिए हम लोग को, सुपर ऑक्साइड के रूप में अगर हम लोग को ऑक्सीजन रहेगा तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो -1/2 होता है, ठीक है, -1/2, ठीक है।
तो उस तरह से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वो टू का निकाल के देखिए, आरबी वो टू का निकाल के देखिए, ठीक है, तो वहां पे दिख जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर एटॉमिक एंड मोलिकुलर फॉर्म में रहेगा, क्या चीज, एटॉमिक और मोलिकुलर फॉर्म में रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो हम लोग को जीरो देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, जीरो। जैसे कि आप ऑक्सीजन के निकाल के देखिए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उसी तरह से आप पे देखिए O2 का निकालेंगे तो उस समय भी आपको क्या मिलेगा, तो उस समय भी आपका जीरो मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं क्या चीज, अगर वो हम लोग को फ्लोराइड के साथ रहेगा, क्या चीज, फ्लोराइड के साथ अगर उसका रहेगा, मतलब कंबाइन करके अगर मॉलिक्यूल रहेगा, कंपाउंड बना रहेगा, तो उसका अगर हम लोग वहां पे देखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हम लोग को क्या मिलेगा, तो +1 मिलेगा। क्या मिलेगा, +1। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर O2 F2 में निकाल के देखेंगे ऑक्सीजन का, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, माइनस, मतलब कि +1 मिलेगा। क्या मिलेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीजन का कि ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अगर इस तरह का फॉर्म में अगर आपको पाया जाएगा तो उस समय आपका क्या क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। सो ठीक है, चलिए अब आगे कुछ कुछ पॉइंट है तो उसको भी देखते हैं। सल्फर एंड रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आल्सो शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 +4 +6 अदर देन -2। जो ऑक्सीजन के अलावा जितने भी वहां पे हम लोग को मिलता है एलिमेंट ग्रुप 16 में, ठीक है, मतलब कि ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग ऊपर चर्चा कर लिए कि ऑक्सीजन के हम लोग को क्या क्या वहां पे शो करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। अब हम लोग जितने भी रेस्ट जो हम लोग को बच गया, जितने भी हम लोग को एलिमेंट बच गया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। तो वहां पे देख रहे हैं कि सल्फर और जितने भी हम लोग को मतलब कि एलिमेंट जो बचे हुए रहते हैं ग्रुप 16 में, वो सारे कितना शो करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +6 भी करते हैं, और हम लोग को -2 भी हम लोग वहां पे शो करता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि क्या क्या यहाँ पे शो करता है। सो आगे देखिए, ऑक्सीजन डू नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6। हम लोग को जो ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट +4 और +6 शो नहीं करता है अपने कंपाउंड में। क्यों, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 में, सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इसी वजह से वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, शो करने लगता है। +4 भी और +6 भी होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, तो ऊपर देख लीजिएगा, और कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आपके पूछ देता है यहाँ पे कि क्यों, मतलब क्या वजह है कि मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं हो सकता है या +6 नहीं हो सकता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो वहां पे नहीं होता है उसके पास, इसी वजह से वो +4 और +6 नहीं शो करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बट स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। हम लोग ऊपर से नीचे जो से आएंगे, जैसे सल्फर से हम लोग पोलोनियम की ओर जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हम लोग को उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ऊपर से नीचे जाने पर। लेकिन वही हम लोग अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे उसका स्टेबिलिटी, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी। बात समझ में आए, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को क्या क्या वहां पे प्रभाव डालता है ग्रुप 16 एलिमेंट में, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका समाधान करने की अवश्य कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो आपका क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। जो हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट है वो हम लोग को हाइड्राइड के फॉर्म में मतलब कि पाया जाता है, ठीक है। तो जो उसका जो हाइड्राइड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, आगे देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म द हाइड्राइड ऑफ टाइप MH2। जो हाइड्राइड के फॉर्म में जो वहां पे मतलब फॉर्मेशन जो करता है ग्रुप 16 का, वो कैसा फॉर्मेशन करता है, तो MH2। जहां पर जो M है, M क्या दर्शाएगा, तो ग्रुप 16 का जितने भी एलिमेंट होता है उसको शो करेगा, बाकी यहाँ पे H2 दिखा रहा है। जैसे कि मान के चलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या रहेगा, वो H2, जिसको हम लोग वाटर भी बोलते हैं जी, H2O है कि नहीं, ऐसा शो करता है। अगर सल्फर की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, तो H मतलब कि SH2 रहेगा, जिसको आप H2S भी दिखा दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से उसका हाइड्राइड के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में सारा कुछ का लिखा हुआ है, H2O हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, है कि नहीं। तो इसी तरह से सारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। चलिए तो हाइड्राइड के फॉर्म में कैसे रहता है, तो H2S इस तरह के यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द हाइड्राइड आर वोलेटाइल बट वाटर हैज
लो वोलेटाइल। जितने भी हम लोग को यहाँ पे देखते हैं हाइड्राइड, यहाँ पे देखें ना, जितना भी हम लोग को मिलेगा, छह एलिमेंट मिलेंगे, तो उसके जितने भी हम लोग को हाइड्राइड रहेगा वो सारा का सारा क्या रहता है, वोलेटाइल होते हैं। लेकिन जो वाटर होता है, जो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है, मतलब कि जो हाइड्राइड फॉर्म रहता है H2O, वो हम लोग को क्या रहता है, तो वो हम लोग को लो वोलेटाइल होता है वो सारे कंपेयर में। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट H2O molecule formation हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू अ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो सारा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन वोलेटाइल मतलब उड़ना, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हम लोग को वोलेटाइल नहीं होते हैं। तो वोलेटाइल क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे जो रीजन होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाटर हम लोग को वोलेटाइल नहीं होता है, जबकि जितने भी वहां पे हाइड्राइड होते हैं वो हम लोग को क्या रहता है, वोलेटाइल होता है। ऐसा क्यों, तो वहां पे रीजन क्या डालिएगा, तो उसके पीछे जो रीजन है वहां पे हम लोग देख रहे हैं जो H2O जो मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ग्रुप 16 एलिमेंट में वो सबसे ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो जुड़े हुए रहते हैं तो इसी चलते वो ज्यादा हम लोग को क्या होता है, वोलेटाइल नहीं हो पाता है। ठीक है, हेंस वोलेटाइल डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। हम यहाँ पे पहले ही बता दिए कि अगर वो दोनों अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रहेंगे तो एक दूसरे से टाइटली वहां पे जुड़े हुए रहेंगे, और टाइटली जुड़े हुए रहेंगे तो उसमें क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग को ज्यादा लगेगा और उसमें वोलेटिलिटी भी हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को उन लोग में क्या रहेगा कि तुरंत हम लोग को अगर हीट देंगे तो वो तुरंत हम लोग को वोलेटाइल हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग को क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी वजह से उनमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वोलेटाइल करने के लिए ज्यादा हम लोग को हीट देना पड़ेगा, है कि ना। इसी चलते उसका वोलेटिलिटी जो होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाता है। आगे चलते हैं। Other hadride have increase in van der Waals force of attraction due to increase in molecular size and therefore boiling point increases from H2S to H2PO। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइज इंक्रीज होता है, क्या होता है, हम लोग को साइज इंक्रीज होता है तो ऊपर से नीचे जो हम लोग आते हैं, हम लोग वहां पे देख रहे हैं ऑक्सीजन, मतलब कि हम लोग वाटर में देख लिए कि वाटर के तुलना में हम लोग को क्या रहता है, मतलब दोनों में जितना हम लोग रहता है वाटर और जितने भी हम लोग वहां पे हाइड्राइड बना हुआ रहता है उन लोग में से जो वोलेटाइल होता है सभी कुछ, लेकिन नॉन वोलेटाइल हम लोग को, मतलब कि वोलेटाइल तो रहता है लेकिन बहुत ही कम वोलेटाइल क्या रहता है, हम लोग को H2O रहता है। क्यों, क्योंकि वो हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तो बात हो गई हम लोग को ऑक्सीजन के साथ, है कि नहीं, कि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है वो हम लोग को कम वोलेटाइल होता है, लेकिन बाकी जितने हम लोग को हाइड्राइड होता है उसमें अगर तुलना किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं, जैसे कि सल्फर से हम लोग पोलोनियम की ओर आएंगे तो उसका जो हाइड्राइड रहता है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका साइज भी इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो उसका हम लोग को क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स भी हम लोग को क्या होता था जी, तो इंक्रीज करता था। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग को क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जितना हम लोग को वान डेर वाल फोर्स रहेगा तो उसमें ज्यादा हम लोग को बॉइल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी चलते हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हम लोग को इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग उसका जो हाइड्राइड रहेगा अगर वोलेटाइल के रूप में अगर देखेंगे तो सबसे कम कौन सा रहेगा, मतलब कि वाटर वाला तो हम लोग पहले ही तुलना कर लिए कि उससे सबसे कम रहेगा, लेकिन उसके तुलना में अगर और भी हम लोग देखेंगे तो उस तरह से अगर देखेंगे तो पोलोनियम का हम लोग को क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद अगर कम होगा तो पोलोनियम का हो जाएगा, उसके बाद टेलोरियम का हो जाएगा, उसी तरह से ऊपर हो जाएगा। मतलब सबसे कम अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर वोलेटाइल रहता है ग्रुप 16 में तो वो कौन सा हो जाएगा, हम लोग को सल्फर का हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर तो हम लोग देख ही लिए थे, साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्राइड में हम लोग को क्या होता है वो सारा चीज भी यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरह से पूछेगा, सो देखिए, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन H2S। तो आप यहाँ पे रीजन कर लीजिएगा, ये रीजन क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि क्या वजह था, कि क्या वजह है कि वाटर का मतलब कि H2O जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को ज्यादा होता है किसके तुलना में, तो H2S के तुलना में। तो इसके पीछे तो बहुत सारा यहाँ पे राम कहानी हम लोग देख लिया है कि नहीं। तो जितना भी हम लोग राम कहानी यहाँ पे देखे सारा कुछ वहां पे क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग को क्या होता है ग्रुप 16 में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड
डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है हाइड्राइड का वो हम लोग को डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पर। ये कैसे होता है? तो उस तरह से अगर स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर हम लोग को स्टेबिलिटी वहां पे हम लोग को करने के लिए देगा, अगर इसी तरह से हाइड्राइड दे देगा और बोलेगा थर्मल स्टेबिलिटी को वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो थर्मल स्टेबिलिटी जो रहता है हाइड्राइड का, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का, फिर यहाँ पे सल्फर का होता है, फिर वहां पे सेलेनियम का होता है, फिर टेलुरियम का होता है, ठीक है। चलिए अब आगे पीछे इसका जो रीजन होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम, the atomic size increases and therefore tendency to form a stable covalent bond decreases, that is MH bond strength decreases and hence थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। हम लोग को जो चलते हैं ऑक्सीजन से टेलुरियम की ओर जाते हैं तो उसका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है? हम लोग को इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो जाता है उसका साइज में। तो इसी चलते वो उसका जो टेंडेंसी होता है क्या चाहिए हम लोग को, जो कोवैलेंट बॉन्ड करने का जो स्टेबल जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का जो उसका टेंडेंसी होता है वो हम लोग को क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो जो एमएच बॉन्ड जो रहता है हाइड्राइड जो बनाने का जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है? उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजन था इसका कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाता है उसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग को है? रिड्यूसिंग नेचर। तो उसका जो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो हम लोग को क्या क्या है? तो ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जितने भी हाइड्राइड होते हैं सिवाय H2O का, H2O हम लोग को रिड्यूसिंग नेचर यहाँ पे शो नहीं करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी वहां पे हाइड्राइड होते हैं वाटर को छोड़ करके वो सारे क्या होते हैं? आपका रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू कहां सा? टेलुरियम ड्यू टू एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। जो इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? उसका इंक्रीज हो जाता है रिड्यूसिंग नेचर। वो क्यों? क्योंकि वो उसमें जो एटॉमिक साइज होता है सेंट्रल एटम का वो क्या होता है? हम लोग को इंक्रीज होता है उसका साइज, ठीक है। तो इसी वजह से ध्यान दीजिएगा जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो हम लोग को वाटर का छोड़ करके जितने भी वहां पे हाइड्राइड होते हैं वो सारा क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर होता है। और उसका जो हम लोग वहां पे देखेंगे तो उसका नेचर में कि कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो हम लोग अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। रिड्यूसिंग जो नेचर होता है वो हम लोग को इंक्रीज हो जाता है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एसिडिक नेचर। ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को एसिडिक नेचर भी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ऑल द हाइड्राइड्स आर वीक एसिड, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू टेलुरियम। अब मतलब कि ऑक्सीजन से हम लोग अगर टेलुरियम की ओर जाएंगे तो वो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं उसका अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो टेलुरियम का जो हाइड्राइड रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका रीजन क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के पीछे। तो आगे देखते हैं it can be explained on the basis of bond dissociation energy। ये जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का जो अगर एक्सप्लेन करेंगे वो किसके बेसिस पे कर सकते हैं? तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होता है उसके अनुसार क्या हो सकता है? इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। द डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम, देयरफॉर H2TE इज मोर एसिडिक देन H2O, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो डिसोसिएशन जो एनर्जी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है क्या होने पर? तो उसका जो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका जो डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ हम लोग को क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज हो जाएगा तो उसका डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग को क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी वजह से उसका जो हम लोग देखते हैं कि H2TE का हम लोग को मोर एसिडिक होता है किसके तुलना में? तो H2O के कारण, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो वहां पे डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा और कम होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? हम लोग को ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से है कि जो ऑक्सीजन को जो हाइड्राइड होता है वो कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में किसके तुलना में? तो टेलुरियम के हाइड्राइड के तुलना में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शेप देखते हैं।
H2O का अगर शेप इस सब के बारे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो H2O में यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो बॉन्ड पेयर रहता है वो कितना रहता है, 2 बॉन्ड पेयर रहता है। लोन पेयर की बात करते हैं तो 2 होता है। फिर यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर निकालते हैं तो स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, और लोन पेयर कितना रहता है हम लोग को H2O में, तो 2 रहता है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर 4 आ जाता है स्टेरिक नंबर तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो हम लोग को क्या आ जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो मतलब s में कितना रहेगा, 1 रहेगा, और मतलब कि p में कितना रहता है, 3 रहता है, तो इससे चलते sp3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आ गया है कि नहीं। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, उसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये इसका ज्योमेट्री क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है। अब यहाँ पे शेप की बात होता है, तो शेप में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लोन पेयर है उसको हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो मान के चलिए आपका ये लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तो इस तरह से बन रहा है या नहीं। तो इस तरह से देख रहे हैं तो आपको कैसा मिल रहा है शेप, तो शेप देखने को मिल रहा है इसका भी शेप। तो या तो फिर इसको देखेंगे तो बेंट के जैसा मिला, मुड़ा हुआ चीज मिलेगा, तो इसी चलते इसका शेप क्या हो जाता है, तो भी शेप हो जाता है या फिर बेंट शेप हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग ज्योमेट्री कैसे मतलब कि यहाँ पे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ समझ में आ गया। तो ज्योमेट्री जो होता है वो उसको याद करना पड़ता है उसका हाइब्रिडाइजेशन से, कि sp3 आएगा तो उसका मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, sp2 होगा तो क्या हो जाएगा, sp3d होगा तो उसका क्या हो जाता है। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ज्योमेट्री और उसका हाइब्रिडाइजेशन में रिलेशन। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बोलिएगा, तो उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाने के समय काम आएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको स्टेरिक नंबर निकालना, उसका ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसका शेप निकालना, ये सारा चीज वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपका जो वहां पे क्वेश्चंस भी आएंगे बोर्ड एग्जाम में 5 गो मतलब कि पूछेगा 5 नंबर में, कि आपका स्ट्रक्चर हर साल पूछता है तो आपको भी पूछेगा। ठीक है, तो उस समय आपको बनाने में वहां पे आराम होगा। ठीक है, तो जैसा आप बोलिएगा वैसा मैं वहां पे करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आ गया कि ज्योमेट्री कैसे देखते हैं, शेप कैसे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, भी और बेंड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ये तो हम लोग समझ गए कि बेंड शेप हम लोग को क्यों दिख रहा है या फिर भी शेप क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके पास हम लोग को 2 लोन पेयर था, तो दोनों अगर हम लोग ढक देते हैं, ढक देने के बाद हम लोग को कैसा दिखेगा, बेंड शेप में दिखेगा या फिर भी शेप में दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछेगा, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज लेस देन टेट्राहेड्रल वाई। हम लोग को यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो हम लोग को जो टेट्राहेड्रल जो रहता है उससे हम लोग को कम होता है वाटर का। ऐसा हम लोग को क्यों, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड मतलब कि वाटर का जो हम लोग को यहाँ पे ज्योमेट्री जो बन रहा है वो हम लोग को कैसा बन रहा था, टेट्राहेड्रल। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल का अगर पूरा हम लोग ये बॉन्ड पेयर में रहता है, क्या रहता है हम लोग को, बॉन्ड पेयर में। यहाँ पे लोन पेयर हम लोग को नहीं रहता, इसके जगह में भी हम लोग को क्या रहता, बॉन्ड बना हुआ रहता। तो उस समय इसका हम लोग को देखते, तो उस समय हम लोग इसका क्या रहता, तो हम लोग यहाँ पे 109 डिग्री क्या रहता है, ये दोनों के बीच में अगर सभी के बीच में अगर देखते एंगल को, तो एंगल कितना दिखने को हम लोग को मिलता, तो 109 डिग्री 28 मिनट हम लोग को देखने को वहां पे हम लोग को मिलता। लेकिन हम लोग वाटर के इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना एंगल नाप करके, तो उससे हम लोग को कम जाता है, कम होकर के कितना हो जाता है, तो 104 पॉइंट कितना हो जाता है, 5 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। ऐसा हम लोग को क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है कि उससे हम लोग को क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है इसमें। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो द लेस बॉन्ड एंगल इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर on oxygen atom which repel the bond pair electron, hence their bond angle is less than tetrahedral angle। ऐसा हम लोग को क्या क्यों होता है कि टेट्राहेड्रल, आखिर इसका ज्योमेट्री तो बन रहा है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का कितना होना चाहिए था एंगल, तो 109 डिग्री 28 क्या इतना होना चाहिए था मिनट हम लोग को होना चाहिए था, इतना होता है हम लोग को टेट्राहेड्रल का एंगल। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल बना भी रहा है वाटर, तो इसका एंगल आखिर हम लोग को कम कैसे जा रहा है, होना चाहिए था इतना, लेकिन हो जा रहा है कितना, इतना हो जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग को जो वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे रहता है, तो इसमें जो इसका एंगल होता है वो एंगल हम लोग को कम हो जाता है। क्यों, तो क्योंकि जो H2O मॉलिक्यूल होता है इसके पास हम लोग को लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने के कारण वो क्या होता है, द बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग वो रिपेल करने लगता है, और रिपेल करने लगता है तो वो क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल
कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये दोनों देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, तो यहाँ पे देख रहे हैं लोन पेयर। अब लोन पेयर के कारण क्या होता है, ये जो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है ये दोनों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में सट जाते हैं और सटने लगते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल तो उसका कम होना तय है कि नहीं। तो ये इसका पीछे रीजन है कि उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके पीछे रीजन भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम लोग वहां पे पढ़ लिए क्या चीज कि हाइड्राइड के बारे में, वहां पे देखे कि जितने भी हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उन लोग का हाइड्राइड हम लोग को किस तरह से वहां पे फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो हम लोग ग्रुप 16 में एलिमेंट है, उन लोग को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो हम लोग को क्या बनेगा, या तो फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो यहीं से हम लोग समझ गए कि आखिर हम लोग जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन लोग को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ग्रुप 16 एलिमेंट को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, दैट इज हम लोग को यहाँ पे जो ऑक्साइड मिलेंगे, जो ग्रुप 16 एलिमेंट को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे जो ऑक्साइड मिलेगा, तो वो ऑक्साइड हम लोग को दो टाइप को देखने को मिलेगा। एक तो हम लोग को MO2 टाइप मिलेगा और एक हम लोग को MO3 टाइप मिलेगा। जहां में सर आप समझ गए कि M क्या रहेगा हम लोग को, तो M में हम लोग को जितने भी हम लोग को ग्रुप 16 एलिमेंट का, ग्रुप 16 ग्रुप में जो हम लोग को एलिमेंट है वो सारा चीज यहाँ पे M में रहेंगे। जैसे कि M में सल्फर हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है, बात समझ में। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि M के जगह हम लोग को ग्रुप 16 हो सकता है एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग को दो टाइप का मिलेगा। एक तो हम लोग को मान के चलिए यहाँ पे सल्फर का दोनों जगह बिठा के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और एक बन जाएगा क्या हम लोग को, SO3 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को ऑक्साइड मिलेगा वो हम लोग को दो टाइप का मिलता है। वो किस टाइप का मिलता है, वो यहाँ पे देख लिए कि MO2 और MO3 टाइप का मिलता है। जहां पर M हम लोग को क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट है। जैसा कि हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पर अभी भी बताया कि सल्फर अगर ले लेंगे तो ये फर्स्ट वाला टाइप क्या बन जाएगा, हम लोग को SO2 मिल जाएगा और ये सेकंड वाला टाइप क्या मिलेगा, हम लोग को SO3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ऑक्सीजन के साथ, अभी सिर्फ सल्फर के साथ ही नहीं, ऐसा हम लोग सभी एलिमेंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं ग्रुप 16 का, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखें कि ग्रुप 16 का एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ऑक्साइड्स मिलेंगे और ऑक्साइड भी दो टाइप का मिलेंगे। और कौन कैसा कैसा दिखेगा, तो वो दोनों हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। यहाँ पे हम लोग हैलोजन से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तभी तो हम लोग को हैलाइड्स मिलेगा, है कि नहीं। चलिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स अ नंबर ऑफ हैलाइड्स सच एज। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अगर हैलाइड्स के साथ अगर मतलब कि हैलोजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे ग्रुप 16 एलिमेंट को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हैलाइड्स मिलेगा। अब हैलाइड्स भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रकार होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या। तो हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा हैलाइड्स मिलेगा। हम लोग को हेक्सा हैलाइड्स मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, जो हैलोजन ग्रुप रहेंगे वो कितना रहेंगे, हम लोग को 6 रहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो रहेगा फॉर्म्स हेक्सा हैलाइड्स हैविंग मैक्सिमम वैलेंसी इज 6। और यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी, अब ये वैलेंसी क्या होता है कि कितना वो हम लोग को बॉन्ड पेयर वहां पे हम लोग को बना पाएगा, ठीक है ना। तो जितना बॉन्ड पेयर बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैलेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे हेक्सा हैलाइड्स जो होते हैं वो ग्रुप 16 एलिमेंट के सभी एलिमेंट नहीं शो करते हैं, सिर्फ कौन कौन करते हैं, तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम यहाँ पे शो करता है, जिसका हम लोग को क्या बनाएगा, तो हेक्सा हैलाइड बनाएगा, ठीक है। वो हैलोजन के साथ कितना बनाएगा, 6 मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग को क्या चीज, SF6। हम लोग समझ गए ना कि यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट रहेगा और वो यहाँ जो फ्लोरीन रहेगा, मतलब कि कोई जो हम लोग यहाँ पे हैलोजन ग्रुप रहेगा वो कितना रहेगा हम लोग को, तो 6 यहाँ पे मिलकर जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग इसका एग्जांपल लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सल्फर का, तो सल्फर का हम लोग को इस तरह से होता है कि ना 3s2 3p4 और 3d0 होगा। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो S वाला हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे, फिर P वाला में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चारों इस तरह से भरेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर अभी इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरीन के साथ, अभी सिर्फ हम लोग को कितना मिलता, 2 मिलता। लेकिन हम लोग एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, तो वो रिएक्शन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्साइटेड स्टेट में कि यहाँ पे जो लोन पेयर जो रहता है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग को डबल बॉन्ड रहता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज यहाँ पे कर देते हैं। मतलब कि जो वैकेंट ऑर्बिटल रहता है उसमें हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। मतलब सभी को अनपेयर्ड यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2 6 हो गया। तो ये 6 हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा,
तो ये 6 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो कितना फ्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 6 फ्लोरीन जुड़ जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका जो SF6 है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग को, 6, मतलब कि 6 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, लोन पेयर तो वहां पे रहेगा ही नहीं। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, s का 1, p का 3 और d का 2। यहाँ पे देखे कि s का कितना यहाँ पे गया, तो 1 ऑर्बिटल गया, यहाँ पे p का कितना गया, 3 ऑर्बिटल गया, और d का कितना ऑर्बिटल गया, तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे गया है। तो इस तरह से यहाँ पे देखे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, तो sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है हम लोग को, ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है हम लोग को, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो 4 को यहाँ पे स्क्वायर जैसा बनाते हैं, एक इधर 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 इधर, इस तरह से 4, और 2 हम लोग ऊपर नीचे दिखाते हैं। ठीक है, अब सभी जगह हम लोग को क्या, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन सभी जगह हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो हेक्सा हम लोग को हैलाइड रहेगा, हेक्सा हैलाइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हेक्सा हैलाइड को वहां पे कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, हम लोग को जो ग्रुप 16 एलिमेंट होता है वो हम लोग को टेट्राहेड्रल भी फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन यहाँ पे करता है, तो ऑल द टेट्राहैलाइड्स, यहाँ पे क्या हुआ, ऑल द टेट्राहैलाइड्स आर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी यहाँ पे टेट्राहैलाइड जो हम लोग को होता है यहाँ पे, वो सारे का सारा यहाँ पे टेट्राहैलाइड जो होते हैं वो हम लोग को ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करता है, जिसका हम लोग को जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम लोग को क्या होता है, sp3d होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसका एग्जाम्पल में, और सॉरी यहाँ पे SF6 ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, SF4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रल हम बोल रहे हैं, तो मतलब टेट्राहेड्रल हम लोग बोल रहे हैं, मतलब टेट्राहैलाइड यहाँ पे देख रहे हैं, तो टेट्राहैलाइड यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग उस तरह से उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका एग्जांपल क्या ले लिया हम लोग, SF4 ले लिए। ठीक है, अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब हम लोग को बनाना क्या है, 4, तब 4 गो है, मतलब कि यहाँ पे फ्लोरीन से रिएक्शन करवाएगा। इसका मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, हम लोग को 4 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 2 है, तो 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइज कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों अनपेयर्ड हो जाएगा और यहाँ पर 1 पहुंच जाएगा। तो हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। अब चारों के साथ क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखे कि हम लोग को जो लोन पेयर कितना बन जाएगा, तो ये वाला हम लोग को जो डबल जो हम लोग को फुलफिल रहता है वो हम लोग को लोन पेयर बन जाता है, और बाकी अनपेयर्ड वाला हम लोग को क्या बन जाता है, तो वो हम लोग को बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 को हम लोग यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनाया और एक हम लोग को लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि स्टेरिक नंबर, और 5 हो जाएगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। S का पूरा आ गया जो हम लोग को लोन पेयर के जैसा हो जाएगा, P का तीनों ऑर्बिटल आ गया और D का 1 ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d हो जाता है। और sp3d का जो ज्योमेट्री होता है वो हम लोग को क्या होता है, जो मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। अब जो हम लोग को ट्रायगोनल बाय पिरामिडल क्या होता है, तो ट्रायगोनल मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रायंगल के जैसा। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल के जैसा बना, और बाय पिरामिडल तो ऊपर हम लोग को क्या हो जाएगा, डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन यहाँ पे खिंचा जाएगा। ठीक है, तो 2 हम लोग को ऊपर नीचे, और यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल के जैसा बनता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखे यहाँ पे, तो ये जो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, अगर बॉन्ड पेयर रहता है तो सभी जगह क्या रहता है, बॉन्ड रहता है। लेकिन अगर लोन पेयर होता है तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर एक लोन पेयर रहता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगल तरफ जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर के जैसा दिखा देते हैं। अगर हम लोग इसमें 2 लोन पेयर रहता है तो हम लोग इसमें बॉन्ड रहने देते हैं, और दोनों के दोनों जो इधर गया है ट्रायगोनल में, वो दोनों का दोनों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोन पेयर को दिखा देते हैं। हम लोग ऊपर नीचे लोन पेयर यहाँ पे शो नहीं करते, हम लोग सिर्फ इधर या फिर इधर इधर देखते हैं। ठीक है, तो जब सिंगल रहेगा तो इधर वाला हम दिखाएंगे, और डबल अगर रहेगा लोन पेयर तो यहाँ और यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से देखें। अब इसका हम लोग शेप का बात करते हैं। शेप आपको पता चल गया कि शेप में हम लोग क्या करते हैं, जो लोन पेयर रहता है उसको हम लोग ढक देते हैं। तो मान के चलिए इसको ढक देंगे, तो ढक देने के बाद आपका कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, तो इस तरह से बन रहा है इधर और इधर। ठीक है, अभी आप के मत बोलिएगा, ठीक ना। इसको अगर आप देखेंगे, अगर इसी को सुता दीजिएगा तो सुताने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, है कि नहीं, इस तरह से दिखेगा। और आपको पता होगा कि आप बचपन में जो वहां पे क्या करते थे स्कूल में, आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते थे, यहाँ एक आदमी बैठ जाते थे और एक आदमी यहाँ बैठ जाते थे, और दोनों तरफ क्या करते थे, ऊपर नीचे करते थे। और ये वाला झूला झूले हैं या नहीं झूले हैं जी। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सी सॉ बोलते थे। क्या बोलते थे, सी सॉ उसका नाम होता था। तो इसी चलते यहाँ पर स्ट्रक्चर
उसका कैसा बन रहा है हम लोग को, इस तरह से बन रहा है। तो इसी चलते इसका नामकरण क्या हो जाता है यहाँ पे शेप में सी सॉ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे जो हम लोग को टेट्रा हैलाइड होता है, टेट्रा हैलाइड का शेप कैसा बनता है हम लोग को, तो हम लोग वहाँ पे डिपेंड करता है कि कैसा क्या बोल रहा है। तो वहां पर हम लोग को जितना भी बनेगा वो हम लोग को क्या बनेगा, तो शेप उसका सी सॉ बनेगा, और ज्योमेट्री हम लोग को क्या बनेगा, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, आप देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलाइड, वो जो फॉर्मेशन करता है वो डाई हैलाइड भी फॉर्मेशन करता है। तो डाई हैलाइड फॉर्म टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो डाई हैलाइड होते हैं वो कैसा हम लोग को स्ट्रक्चर शो करता है, तो वो टेट्राहेड्रल हम लोग को शो करता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। आगे देखिए, टू पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल आर ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस mx2 हैज एंगुलर और भी शेप्ड। हम लोग यहाँ पे जान चुके थे कि अगर हम लोग को टेट्राहेड्रल है, अब यहाँ पे देखिए जो टेट्राहेड्रल जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो रहेगा उसके पास कितना लोन पेयर रहेगा, तो 2 लोन पेयर अभी वहां पे शो करना होगा, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग वहां पे जो हम लोग वहां पे देख रहे हैं उसका जो शेप होगा वो शेप कैसा रहेगा, तो एंगुलर होगा या फिर भी शेप्ड होगा। उसका सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ये सब देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसका शेप में। तो देखिए सल्फर का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना है, डाई हैलाइड करना है, मतलब कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हम लोग को फ्लोरीन को जोड़ना है। तो हम लोग को कितना फ्लोरीन जोड़ना है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हम लोग को पहले से क्या है 2, तो दोनों को दोनों वहां पे पार्टिसिपेट कर लेगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो S का 1 आ गया ऑर्बिटल और P का कितना आ गया, तीनों आ गया। तो इस तरह से देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हम लोग को इस तरह से बनता है कि 3 को नीचे और 1 हम लोग को ऊपर। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को यहाँ पे देखेंगे कि लोन पेयर हम लोग को कितना बन जाएगा, तो 2, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल कितना है, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे दिख रहा है, और 2 को हम लोग को बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो 2 को बॉन्ड पेयर और 2 को हम लोग को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, लोन पेयर यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लोन पेयर यहाँ पे दिखा 2 गो। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका शेप के बारे में, तो ये दोनों लोन पेयर को क्या करना है, ढक देना है, तो आपको फिर कैसा मिलेगा, तो शेप आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, क्या मिलेगा, इस तरह से। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको वी शेप बोलते हैं या फिर बेंट शेप बोलते हैं। बस हो गया, यही चीज आपका क्या चीज है, आपका शेप है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये हम लोग देखे यहाँ पे डाई हैलाइड में कि जब डाई हैलाइड बनाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। फिर उसी तरह से देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनो हैलाइड, जब हम लोग को मोनो हैलाइड बनेगा पी मतलब कि ग्रुप 16 एलिमेंट का, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो डायमेरिक मोनो हैलाइड्स आर S2F2 S2Br2 etc आर फॉर्म्ड बाय H2O2 लैक स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, हम लोग को H2O2 लैक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। अब इसको देखते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे SF2 का देख रहे हैं, क्या चीज S2F2 का देख रहे हैं, क्या चीज S2F2 का, तो उसका कैसे देखेंगे, तो हम लोग को सल्फर भी कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, फ्लोरीन भी कितना लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि मोनो हैलाइड बनाने का कारण क्या चीज है कि एक सल्फर के साथ हम लोग को एक फ्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी चलते यहाँ पे 2 यहाँ पे सल्फर लेना पड़ता है, तब दोनों वहां पे क्या होता है, फ्लोरीन वहां पे जुड़ता है, दोनों सल्फर के साथ एक आगो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फर का दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, और ये जो सल्फर करेंगे तो उसका भी इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों जगह हम लोग को सल्फर में क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2-2 है। ठीक है, अब हम लोग को एक जोड़ना है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को चल जाता है फ्लोरीन के साथ, और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो हम लोग को सल्फर के बीच में बॉन्ड बना देता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है कि सल्फर के साथ कितना हम लोग को फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक बना हुआ है, तो इसी चलते ये क्या हो जाता है, मोनो हैलाइड यहाँ पे हो जाता है। फिर इसी तरह से फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है सल्फर के साथ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सल्फर के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो आप लोन पेयर को दिखा सकते हैं या फिर नहीं भी दिखा सकते। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका मोनो हैलाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब आगे चलते हैं कि हम लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है, वो आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे करते हैं, इसी को आपका मिलेगा वहां पे, हो सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर इसका हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है, तो H2SO4 इसका जिसका फॉर्मूला होता है, तो H2SO4 इज किंग ऑफ केमिकल बिकॉज इट हैज वेरी ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट एंड
प्रैक्टिकली यूज्ड इन एवरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो ये जो आपका H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग बोला गया है केमिकल को। जो जितने भी केमिकल्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो राजा के गिनती में जो आता है वो किसको माना गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग माना गया है। इसको इसके पीछे आखिर रीजन क्या है, तो इसके पीछे जो रीजन है, वो क्या है, तो इसका जो यूज होता है वो बहुत ही मतलब कि इस ये जो होता है H2SO4, वो आपका जो व्यावसायिक रूप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व इसको दिया गया है। और साथ ही साथ जो ये व्यवहारिक रूप में इसको क्या किया जाता है, तो इंडस्ट्री में इसका क्या किया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है वहां पे। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, तो केमिकल्स में से इसको राजा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि ये इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, मतलब कि लगभग लगभग क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री में इसका यूज किया ही जाता है। बात समझ में आया ना? इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका मतलब कि वहां पे देखा जाता है। तो हम लोग को क्वेश्चंस वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बोलेगा नहीं, हम लोग को ये क्वेश्चंस पूछेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चर होता कैसे है। बात समझ में आए? तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर से, कि H2SO4 इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो H2SO4 का जो निर्माण किया जाता है वो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए तो वो कैसे कैसे, तो इन यहाँ पे हम लोग 3 या 4 स्टेप देखेंगे, उसके अनुसार वो क्या किया जाता है, तो H2SO4 का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसको अच्छा तरीके से आप यहाँ पे कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओरे इन एयर टू फॉर्म SO2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कि सल्फर जो होता है उस सल्फर को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन से। तो बर्न जैसे हम लोग करेंगे तो वो हम लोग क्या मिलता है उससे, तो SO2 मिलता है। आप सल्फर को बर्न करके SO2 प्राप्त कर सकते हैं, ये तो फिर आप सल्फाइड ओरे को आप क्या कीजिएगा, तो वहां पे बर्न करने के बाद उससे भी आप वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इसको, इससे भी किया जा सकता है, लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, आप इस रिएक्शन को क्यों लिखिएगा, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसी वजह से आप क्या कीजिएगा कि सल्फर को बर्न करने से आपको क्या मिलता है, SO2 मिलता है, जिसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, S+O2। उसके बाद आपका रिएक्शन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं H2SO4 प्राप्त करने के लिए, कि जो सल्फर होता है सल्फर को हम लोग बर्न कराते हैं। तो बर्न करने के बाद जो हम लोग को मिलता है हम लोग को प्रोडक्ट, वो हम लोग को क्या मिलता है, तो SO2 हम लोग को बनता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी तक क्या मिला, तो हम लोग सल्फर को बर्न किए तो उससे हम लोग को SO2 मिला। तो अभी तक H2SO4 तो मिला नहीं, तो हम लोग अभी उसका निर्माण करेंगे। तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या हम लोग काम करेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट V2O5। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी तो हम लोग का हाथ में क्या मिला, SO2। तो SO2 से हम लोग SO3 लाएंगे, क्या मिलेगा, तो हम लोग SO2 से SO3 को प्राप्त करेंगे। वो कैसे, तो हम लोग फिर SO2 को ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो कैटालिस्ट V2O5 के। तो ये जो V2O5 है ये हम लोग को कैटालिस्ट है, तो इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे SO2 को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा। तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो SO2 प्लस O2। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, तो वहां पे कैटालिस्ट को दिखा देना है, और उस समय हम लोग को जो टेम्परेचर लेना पड़ता है वो हम लोग को कितना लेना पड़ता है, तो 720 केल्विन हम लोग को लेना पड़ता है। तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, SO3 मिल जाता है। आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो SO2 मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, कि SO2 को फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है, SO3 मिलता है। ठीक है, अभी तक हम लोग को क्या मिला, SO3 मिला। आगे देखिए हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो अगला स्टेप में हम लोग करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलेयम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो SO3 होता है उसको हम लोग H2SO4 में एब्जॉर्ब करवाएंगे, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, जिसके हम लोग ऑब्जर्व मतलब कि ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है वहां पे, तो ओलेयम का हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो इसी चलते इसको एब्जॉर्प्शन वहां पे हम लोग करवाते हैं H2SO4 के
में हम लोग समझ में आ गया कि SO3 जो रहता है उसको हम लोग H2SO4 में एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ओलेयम मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है H2S2O7 मिलता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे H2SO4 हम लोग को निर्माण करना है तो यहाँ पे हम लोग ले क्यों रहे हैं, अरे भैया थोड़ा मोड़ा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो इसकी मदद से हम लोग को क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा संख्या हम लोग को मिलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को मिलेगा H2SO4। तो इसी चलते थोड़ा मोड़ा हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मोल का यूज करेंगे और हम लोग बहुत सारा वहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को H2SO4 मिलेगा। ठीक है, हम लोग कॉमर्शियली के रूप में हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो SO3 होता है उसको हम लोग वहां पे एब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ओलेयम मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2S2O7। तो यहाँ पे हम लोग उसका रिएक्शन लिख देंगे कि SO3 को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो H2SO4 के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है H2S2O7 हम लोग को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेयम बोलते हैं। अगला जो हम लोग को 4 स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ओलेयम बाय डाइल्यूशन विथ H2O H2SO4 इज फॉर्म। तो हम लोग को क्या मिलता है, अभी तक हम लोग को हाथ में क्या मिला, तो H2S2O7 मिला, जिसको हम लोग ओलेयम बोलते थे। तो ओलेयम को हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे तो H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे ही ओलेयम को H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, H2SO4 मिल जाता है। तो ये था हम लोग को फाइनल यहाँ पे मतलब कि हम लोग को प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 स्टेप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो H2SO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियली के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिख दीजिएगा, द कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3 is the main step of this process, but oxidation of SO2 is reversible and exothermic। जो रिएक्शन है सेकेंड स्टेप जो होता था, वो सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, जो कन्वर्जन होता है ना SO2 से हम लोग SO3 लाने का, वो हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोला था कि ये जो ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे होता है SO2 से SO3, वो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को रिवर्सिबल होता है, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये हम लोग को एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये जो रिएक्शन था ये हम लोग को मेन स्टेप होता था। आगे चलिए, हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए H2SO4। इसके लिए हम लोग को एक साइंटिस्ट आया था ले चैटरियल। तो ये हम लोग को क्या बोला था यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मेशन किए थे उसके लिए हम लोग को कुछ कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तब हम लोग को क्या मिलता है, वहां पे H2SO4 को वहां पे क्या होता था, निर्माण होता है। जो हम लोग को मेन रिएक्शन था ना, हम लोग को जो मेन स्टेप था SO2 से SO3 के लिए, जब तक ये हम लोग को प्राप्त नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं का H2SO4 नहीं फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग को मेन स्टेप था, इसका हम लोग को यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो रूल को फॉलो करना पड़ता है, उसका कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम लोग को SO2 से SO3 में हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसी चलते एक साइंटिस्ट आया था ले चैटरियल, तो वो हम लोग को बताया था कि ये सारे नियमों को वहां पे पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप एन एक्सेस, क्या बोला है, एन एक्सेस ऑफ एयर। वहां पे जो हम लोग एयर का मात्रा रखना पड़ता है वो बहुत ही एक्सेस में रखना पड़ता है। बेस्ट रिजल्ट इन ऑब्टेन्ड व्हेन रेशियो ऑफ SO2 एंड O2 इज 2:3। जो हम लोग को रेशियो रखना पड़ता है SO2 और O2 का, वो कितना रखना पड़ता है, तो 2:3 में, 2:3 में हम लोग वहां पे रखना पड़ता है। आगे लो टेम्परेचर, जब हम लोग SO2 से SO3 में कन्वर्ट करते हैं उस समय हम लोग को जो टेम्परेचर रखना पड़ता है वो लो रखना पड़ता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 720 केल्विन। जो हम लोग को कितना तक हम लोग रखेंगे, तो 720 केल्विन तक हम लोग को वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हाई प्रेशर, जब हम लोग SO2 से SO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस समय हम लोग को हाई प्रेशर हम लोग को रखना पड़ता है। वो कितना, तो एट हाई प्रेशर एट 2 atm, कितना रखना पड़ता है, 2 atm। इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इतना हम लोग को प्रेशर क्यों रखना पड़ता है, ताकि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हम लोग को बैकवर्ड ना हो सके, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सके, हम लोग को फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब कि SO2 से डायरेक्ट कहां जाए, SO3 में, SO3 से SO2 में नहीं आ सके। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर हाई रखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा पॉइंट, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में हम लोग क्या क्या लेना पड़ता है, तो PT, Fe2O3, V2O5 etc is used, but PT is very expensive, so V2O5 is used, preferred because it is cheaper and not poisoned by impurities।
तो यहाँ पे जो हम लोग कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं कौन कौन से, तो प्लेटिनम, फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं Fe2O3, फिर V2O5 और इसी तरह के कई हम लोग यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्लेटिनम जो होता है, पीटी जो होता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या रहता है, महंगा होता है। इसी चलते हम लोग इस सारा चीज को हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके जगह हम लोग कौन सा कैटालिस्ट का यूज करते हैं, V2O5 का। इसको यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका इसलिए प्रीफर किया जाता है ये कैटालिस्ट का, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है और इसका जो हम लोग इम्प्योरिटीज होता है वो हम लोग को जहरीला नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे V2O5 का कैटालिस्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो H2SO4 का निर्माण हम लोग किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो करने का हम लोग यहाँ पे 4 प्रोसेस था, लेकिन वहां पे हम लोग देखे चारों प्रोसेस में जो हम लोग को सेकेंड स्टेप था वो हम लोग को क्या था, हम लोग को मेन स्टेप था। अब वहां पे जो हम लोग को कन्वर्जन करना था वो हम लोग को क्या था, रिवर्सिबल था, जिसमें हम लोग को एक्सोथर्मिक भी था और वहां पे हम लोग को SO2 से SO3 लाना बहुत जरूरी था, तभी तो हम लोग H2SO4 का निर्माण आगे कर सकते थे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ कुछ कंडीशन का फॉलो करना पड़ता है। वो कौन कौन से कंडीशन है ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब वहां तक आप अच्छा तरीके से लिख लीजिएगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, और उम्मीद है कि इस बार भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ H2SO4। ये आपका सिलेबस में दिया गया था कि H2SO4 का क्या क्या यूज है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का निर्माण करते हैं। पिक्रिक एसिड हो गया, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन हो गया, तो ये सारा चीज का निर्माण करने में हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का वहां पे यूज होता है। आगे देखते हैं, मेकिंग फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम सल्फेट। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अमोनियम सल्फेट होता है उसको निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का वहां पे यूज करते हैं। ये जो अमोनियम सल्फेट होता है वो हम लोग को फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन मेकिंग Na2CO3 एलम, फिर मेटल सल्फेट, ईथर, ETC, जो हम लोग यहाँ पे ईथर हो गया, एलम हो गया, फिर मेटल सल्फेट हो गया, Na2CO3 हो गया, तो इस तरह का जो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड हम लोग यहाँ पे निर्माण करने के लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, मेकिंग कोल टार, डाई, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आल्सो इन ड्रग्स, तो इन सारे चीजों में हम लोग ये सारे चीज बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखें यूजेस ऑफ H2SO4, फिर उसका प्रिपरेशन भी यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आगे तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज इसका पढ़ेंगे, वो रिएक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। हालांकि ये सारे चीज कभी पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसको स्किप आप कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आगे देखिए इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, तो H2SO4 इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। ये जो आपका H2SO4 होता है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। आगे चलिए, इट्स फ्यूम्स इज हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड प्रोड्यूसेस बर्न ऑन स्किन। ये जो इसका जो H2SO4 होता है वो हाईली कोरोसिव होता है अपने नेचर में। ठीक है, और साथ ही साथ ये होता है वो जला देता है स्किन को। अगर सल्फ्यूरिक एसिड स्किन में अगर मतलब थोड़ा सा भी पड़ जाएगा तो वो क्या करता है, स्किन को जला देता है। ठीक है, चलिए, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी। आगे देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत ही सोल्यूबल होता है, ज्यादा ही सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। क्यों होता है, क्योंकि ये जो ग्रेट एफिनिटी होता है वहां पे हम लोग देखेंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहां पे बनाता है, इसी चलते वो क्या होता है, ज्यादा सोल्यूबल हो पाता है। आगे चलिए, इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो H2SO4 होता है वो हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो होता है वो वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है, आगे चलिए, इट्स मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूल होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग का क्या होता है, आपस में क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं। क्यों जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में मतलब क्या जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
इसी वजह से वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इधर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज की, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या क्या वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब आ जाता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एसिडिक नेचर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, एसिडिक नेचर। आगे देखिए, H2SO4 is a strong dibasic acid and dissolve with bases and salt to form a series of compounds। ये जो H2SO4 होता है वो हम लोग को स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड और क्या होता है, हम लोग को डिसॉल्व होता है किसमें किसमें, तो बेस में भी होता है और साल्ट में भी वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए, उसका जो रिएक्शन होता है उसका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए, NaOH, ये हम लोग को क्या हो गया, हम लोग को बेस हो गया। अब बेस को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो ये जो H2SO4 है उसमें क्या हो जाता है, हम लोग को सोल्यूबल हो जाता है, तो डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पे, डिसॉल्व हो जाता है। आगे देखिए कैसे होता है, तो जैसे ही NaOH यहाँ पे हम लोग क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हम लोग को क्या बनना जाता है, तो NaHSO4 हम लोग को बना देता है और साथ ही साथ हम लोग को क्या हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। और उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 1 मोल लेते हैं उस समय हम लोग को ये बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो NaOH होता है जो बेस होता है उसको अगर हम लोग 2 मोल में अगर ले लेते हैं तो 2 मोल लेने के बाद जो हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को क्या बन जाता है, तो Na2SO4 बन जाता है और साथ ही साथ 2 मोल हम लोग को क्या हो जाता है, वाटर बाहर रिमूवल हो जाता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं NaCl को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को फिर उसी तरह से जो हम लोग यहाँ पे NaOH के साथ कर रहे थे ना, उस वही प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन साथ में क्या निकलेगा, हम लोग के HCl बाहर निकलेगा। और वही अगर हम लोग NaCl को 2 मोल में लेंगे तो उस समय जो हम लोग को रिएक्शन करने के बाद मिलेगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा और साथ ही साथ 2 मोल HCl बाहर निकलेगा। जैसा काम हम लोग इसमें कर रहे थे NaOH में, वही काम हम लोग यहाँ पे NaCl में काम करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे कैसे इसका बनता है वो समझ में आ गया। अगर आपको रिएक्शन आ जाता है वहां पे बोर्ड एग्जाम में इस तरह से, तो आप वहां पे अच्छा तरीके से लिख लीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिसोसिएशन, H2SO4 dissociates into H2O and SO3 at high temperature। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर में H2SO4 को क्या करेंगे, देते हैं वहां पे टेम्परेचर, तो वो क्या करता है, आपस में डिसोसिएट हो जाता है। और डिसोसिएट होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो H2O और SO3 फॉर्म कर देता है वो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं H2SO4 को हम लोग 717 केल्विन में अगर उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है H2O में और SO3 में डिसोसिएट हो जाता है। तो आप गांठ बांध के रख लीजिएगा अपने पास कि जब भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद वो क्या क्या में बदल जाता है, तो H2O में और SO3 में वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिहाइड्रेटिंग नेचर, वो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग का कहा रहता है तो डिहाइड्रेटिंग नेचर भी शो करता है। आगे चलिए, H2SO4 एक्ट्स एज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यू टू ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिहाइड्रेटिंग मतलब होता क्या है कि उससे हम लोग को वाटर का रिमूवल करना। ठीक है, जब भी डिहाइड्रेटिंग होता है मतलब कि हाइड्रेटिंग मतलब वाटर और डिहाइड्रेटिंग करने का मतलब क्या हो जाता है, वो उससे हम लोग को पानी बाहर निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि केन शुगर को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट में हम लोग को कार्बन हो जाता है और साथ ही साथ वाटर हम लोग को बाहर निकल जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग ग्लूकोज को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो उससे भी हम लोग को कार्बन मिल जाता है और उससे क्या मिलेगा, साथ ही साथ वाटर भी रिमूवल हो जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर फॉर्मिक एसिड को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, CO मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को वाटर निकलेगा। सभी से हम लोग को वाटर निकलेगा, लेकिन इधर हम लोग को मेन जो हम लोग को मिलेगा वो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग को क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। क्या ये हम लोग को ऑक्सैलिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें अगर हम लोग H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं CO2 यहाँ से मिल जाता है,
यहाँ से क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग को, CO हो जाएगा। मतलब कि जब हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो CO2 मिलता है, CO मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका रिएक्शन कहीं देखने को मिलेगा तो आप वहां पे आराम से लिख लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एक्शन विथ साल्ट। साल्ट के साथ उसका क्या वहां पे रिएक्शन होता है, क्या उसके साथ एक्शन होता है। तो H2SO4 इज लो वोलेटाइल एसिड एंड इट कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड एंड देयर साल्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन सबसे पहले, कि जब भी हम लोग यहाँ पे साल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को मान के चलिए यहाँ पे साल्ट में यहाँ पे कोई भी हम लोग को मेटल हो सकता है, M के जगह हम क्या हो जाता है, मेटल। मान के चलिए यहाँ पे अगर NaCl ले लेते हैं तो X का मतलब क्या है हम लोग को, हैलोजन ग्रुप, जो हम लोग को यहाँ पे Cl हो जाएगा, और यहाँ पे M का मतलब क्या है, मेटल। मेटल के जगह हम लोग सोडियम को भी रख सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, NaCl। तो NaCl तो यहाँ पे M के जगह हम क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, Na हो जाएगा, और X की जगह क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो इस तरह से मान के चलिए अगर मेटल हाइड्राइड मतलब कि मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mx के साथ अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो M2SO4 मिलता है, और साथ ही साथ 2 मोल कितना मिलता है हम लोग को, HX मिलता है, जहाँ पे M क्या दिखाता है, मेटल, और X क्या दिखाता है, हैलोजन। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि CF2 को अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखें कि CaSO4 मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा हम लोग को, 2 मोल HF मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो हम लोग को क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा, और साथ ही साथ 2 मोल HCl मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसके साथ, तो एक्शन ऑफ PCl5। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तब हम लोग को प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि SO मतलब H2SO4 का अगर रिएक्शन इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह मिलेगा, S मतलब कि H2 दो हो गया, H2S, और वो कितना है 4, तो 4 को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। और H2SO4 का रिएक्शन में देखेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दो जगह हम लोग OH होता है। अब यहाँ पे हम लोग PCl5 से साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो PCl5 क्या करता है, OH को हटाता है और वहां पे Cl जोड़ता है। तो PCl5 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक क्लोरीन जाता है और एक OH को वहां पे रिमूव करता है। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहे हैं कि एक OH को हटा करके Cl यहाँ पे जुड़ा है, और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है, तो POCl3, और साथ ही साथ HCl भी बाहर निकलता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और वही अगर हम लोग जो PCl5 है, अगर हम लोग 2 मोल ले लेते हैं तो 2 मोल, अगर जब 1 मोल में अगर PCl5 लेते हैं तो उससे हम लोग OH हटाता है। अगर 2 मोल में ले लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे OH को हटा देगा। तो जब 2 मोल में लेते हैं दोनों जगह से OH क्या करता है, यहाँ पे हटा देता है। तो हम लोग को और साइड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, वही सब HCl और POCl3 हम लोग को मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मोल, यहाँ पे रिएक्शन को अगर यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 मोल हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 मोल हो जाएगा। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका PCl5 के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो आपका H2SO4 है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करता है। तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं H2SO4 को अगर रिएक्शन करेंगे तो वो हम लोग को मतलब कि तोड़ेंगे तो वो हम लोग को क्या मिलेगा, तो H2O मिलेगा, SO2 मिलेगा, और साथ ही साथ जो हम लोग को मिलता है वो नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है। अब यहाँ पे जैसे ऊपर भी चर्चा किए थे H2SO4 मतलब कि H2SO4 को डिसोसिएट किए थे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो H2O और SO2 मिला था। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन भी मिलता है। बात समझ में? तो ये जो ऑक्सीजन है ये आगे चल के बहुत ही बड़ा खेल करने वाला है। तो जब भी इस तरह से मिलेगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, तो नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि H2SO4 ऑक्सीडाइज होकर के आपका क्या है, क्या क्या मिल जाता है वो समझ में आ गया कि आपका H2O मिलता है, SO2 मिलता है और नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तो जब भी आप डिसोसिएट कीजिएगा H2SO4 को तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आपका केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल ऑक्सीडाइज टू देयर ऑक्साइड्स। अगर हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे हम लोग वहां पे H2SO4 को तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग देखिए ऑक्सीजन मतलब कि H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो नेसेंट हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। तो ये हम लोग को मिल गया। और नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्साइड्स टू हम लोग को क्या किस में कन्वर्ट करना है, तो CO2 में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि हम लोग को इससे हम लोग को किस में लाना है, तो CO2 में हम लोग यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के साथ हम लोग को रिएक्शन करवाना है। क्या करना है हम लोग को, कार्बन के साथ हम लोग को रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं H2SO4 को हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर के H2O SO2 और यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, तो नेसेंट हम लोग को ऑक्साइड हम लोग के ऑक्सीजन यहाँ हम लोग को मिलता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कार्बन से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग को ऑक्सीडाइज करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो नेसेंट एकम जो हम लोग को मिलता है हम लोग ऑक्सीजन, उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब हम लोग को क्या मिलता है, CO2 हम लोग को मिलता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये रिएक्शन को हम लोग को पूरा कन्वर्जन करना पड़ेगा कि हम लोग को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना था किसको, कार्बन को, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग को लिखना था। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे CO2 को अगर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हम लोग को 2 मोल लेना पड़ेगा नेसेंट ऑक्सीजन को। जब हम लोग 2 मोल यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल यहाँ पे निर्माण होगा, तभी ना यहाँ पे लोग यूज करेंगे। H2SO4 में जितना हम लोग को यहाँ पे हम लोग को जो नेसेंट जो हम लोग को ऑक्सीजन बनेगा उतना ही तो हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे, जितना हमारे हाथ में रहेगा उतना ही नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कितना रिक्वायर्ड है, 2 मोल का। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर भी हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 2 मोल। तो इसी चलते क्या करेंगे, ये जो हम लोग का रिएक्शन था इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी जगह कितना कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। मतलब हम लोग को 2 मोल H2SO4 अगर लेंगे तभी हम लोग को क्या हो जाएगा, तब हम लोग को CO2 अच्छा तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, अब इसको रिएक्शन को हम लोग क्या करना है, पूरा अच्छा तरीके से सोल्यूशन करेंगे। तो जानते हैं लेफ्ट से राइट तरफ हम लोग को कटता है, तो यहाँ पर अभी हम लोग को कितना हो गया, 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से 2 मोल हम लोग का नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, दोनों तरफ से हम लोग को क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब कोई कटने वाला बचा क्या, नहीं कटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 2 मोल हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम लोग को क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 मोल। तो 2 मोल लिख दिए, प्लस यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 मोल, तो यहाँ पे कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद राइट वाला राइट साइड लिखते हैं और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो इधर क्या क्या मिल जाएगा, तो 2 मोल H2O भी हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 मोल हो गया। 2 मोल कितना हो जाएगा, SO2, तो यहाँ पे 2 मोल H2O भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 2 मोल नहीं, नीचे तो सिर्फ हम लोग को 1 ही मोल ना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी ना हुआ, तो 1 मोल क्या हो जाएगा, हम लोग को CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन करवा के दिखाते ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम लोग को करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर से हम लोग को किस में लाना है, हम लोग को SO2 में लाना है। कहने का मतलब हम लोग को सल्फर को रिएक्शन करवाना है हम लोग को किसके साथ, तो हम लोग H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H2SO4 के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो H2SO4 को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो हम लोग को यहाँ पे मिलता है H2O और साथ ही साथ क्या मिलता है हम लोग को, तो यहाँ पे मिलता है हम लोग को SO2 और साथ ही साथ क्या मिलता है हम लोग को, नेसेंट हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी हम लोग को इस तरह से मिलेगा नॉन मेटल के साथ, तो हम लोग को यहाँ पे सल्फर के साथ रिएक्शन करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग H2SO4 को इस तरह से तोड़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सल्फर को हम लोग किसके साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, तो नेसेंट हम लोग ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है जी, SO2 मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को, SO2 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर हम लोग को एगो है, तो यहाँ पर भी एगो है। यहाँ पर नेसेंट है ऑक्सीजन कितना है, एगो, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को कितना ऑक्सीजन है, 2 है। कितना है जी, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी हम लोग को कितना होना चाहिए, 2 बैलेंस करने के लिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर नेसेंट है जो ऑक्सीजन है वो कितना लिए, 2 मोल। तो हम लोग को यहाँ पे 1 मोल है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना जितना हम लोग को यहाँ पे निर्माण होगा वही तो यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इसी चलते यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर 2 मोल है तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 मोल यहाँ पे नेसेंट जो ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। तो अब ये जो हो गया, अब यहाँ इसको पूरा रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जो 2 O2 है, मतलब 2 वो है, वो भी यहाँ पे नेसेंट एक भी, जो नेसेंट जो ऑक्सीजन हो गया ये भी हम लोग को कितना हो गया, 2 मोल। तो 2 मोल से 2 मोल ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो अभी आपके पास क्या हो गया, H2SO4 भी 2 मोल हो गया। तो इसका मतलब है कि 2H2SO4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत आता है नहीं। आगे चलिए, प्लस अब यहाँ पे क्या बच गया, सल्फर, और सल्फर तो 1 मोल है, तो यहाँ पर सल्फर हो जाएगा। आगे चलिए, रिएक्शन करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये तो ये कट गया ना यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए H2O कितना हो जाएगा, 2 मोल, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। ठीक है,
प्लस अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 मोल H2 मतलब SO2 यहाँ पे हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं 2 गो यहाँ था और यहाँ पर कितना है, एगो है, तो 2 और एगो मिल करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 3 मोल हो जाएगा। मतलब रेड सेट जो रहता है वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 3 मोल SO2। तो इसका जो फाइनल रिएक्शन है वो आपका क्या है कि 2 मोल जब H2SO4 लेंगे तब हम लोग सल्फर के साथ ऑक्सीजन मतलब कि रिएक्शन करवाएंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा 3 मोल हम लोग को SO2 हम लोग को यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को लिखना होता है। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे क्या है P4 को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, तो P2 वो 5 में हम लोग को ऑक्सीडाइज करना है। तो फिर इसको उसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे टूटेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे फिर उसी तरह से H2SO4 जब भी टूटता है तो H2O में और क्या मिलता है SO2 मिलता है, और साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलता है नेसेंट ऑक्सीजन भी हम लोग को यहाँ पे मिलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए P4 को यहाँ पे करना है, क्या करना है P4 को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीडाइज होकर के क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा P2 वो 5 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब कि फास्फोरस कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना है 2, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फास्फोरस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 5 यहाँ है और 2 यहाँ, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हम लोग को करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 10, तो अभी ये बैलेंस हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलिए कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 गो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा। चलिए अब 10 से मल्टीप्लाई किए तो मतलब कि पूरा ऊपर वाला रिएक्शन में 10 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मोल हो जाएगा, कितना H2SO4 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए प्लस अब यहाँ पे फास्फोरस जो है वो कितना है हम लोग को P4 है। चलिए अब यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये दोनों तरफ से कट ही ना गया हम लोग को, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा आपस में। चलिए अब यहाँ पे देखिए H2O कितना हो जाएगा 10 मोल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मोल H2O हो जाएगा, प्लस ये SO2 कितना हो जाएगा, ये भी 10 मोल हो जाएगा SO2, क्योंकि 10 से हम लोग को मल्टीप्लाई किए, प्लस अब ये देखिए P2O5 कितना हो जाएगा हम लोग को 2 मोल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P2O5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग P4 से अगर ऑक्सीडाइज होकर के अगर P2O5 में होगा वो कैसे होगा, ये तो फिर आपको रिएक्शन में इसी तरह से देगा कि H2SO4 प्लस P4, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में वो आपका इस तरह से रहेगा कि H2SO4 दिया रहेगा और साथ ही में क्या रहेगा प्लस में P4 रहेगा, तो बस इतना ही बोलेगा और आगे आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। आप समझ जाइएगा जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे कोई भी नॉन मेटल को, तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करने जो हम लोग उसको डिसोसिएट करते हैं उसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे नेसेंट जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, उसके साथ फिर जो हम लोग को जो दिया हुआ रहेगा वहां पे नॉन मेटल उसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा उसके बाद हम लोग नेसेंट जो हम लोग ऑक्सीजन रहेगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद वो तो कट जाएगा और उसके बाद जो जितने भी हम लोग को बनेगा वो सारा चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन बनेगा। ठीक है, चलिए हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। आगे चलिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग मेटल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग H2SO4 से समझ गए कि वहां से क्या मिलेगा हम लोग को नेसेंट हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, अगर उसको हम लोग मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मेटल ऑक्साइड मिलेगा। चलिए आगे देखिए, मेटल ऑक्साइड को अगर H2SO4 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तब हम लोग को क्या मिलता है, तो मेटल सल्फेट मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है H2O मिलता है। आगे चलिए आगे, मेनी मेटल लाइक कॉपर Ag फिर Hg हो गया etc फॉर्म देयर सल्फेट, ये सारा चीज क्या बनता है हम लोग को सल्फेट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, जब हम लोग नॉन मेटल के साथ था तो उसको हम लोग डायरेक्ट वहां पे कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन मेटल जब रहता है तो इसको हम लोग 3 स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे H2SO4 को तोड़ेंगे, वहां से हम लोग को नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, तो नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे H2SO4 के साथ फिर से रिएक्शन करवाएंगे, तब उसको हम लोग क्या मिलेगा, ये चीज हम लोग को प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि H2SO4 को यहाँ पे रिएक्शन करवाएं मतलब कि तोड़े,
तो उससे हम लोग क्या क्या मिला, H2O मिला, SO2 मिला और नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग को मिला। उसके बाद क्या करेंगे, जो मेटल हम लोग को दिया हुआ रहेगा रिएक्शन करने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, तो उसका ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे कॉपर था तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे मिल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ऑक्सीजन मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट। तो वही चीज हम लोग को रिएक्शन में कैसा रहेगा, तो हम लोग को दिया हुआ रहेगा H2SO4 और प्लस में क्या रहेगा, कॉपर दिया हुआ रहेगा। तो जब भी हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट हम लोग को कैसे मिला, मतलब कि लाना है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन करके नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, हम लोग को उतना याद नहीं रह पाएगा। तो इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, तो उसको 3 स्टेप में इस तरह से तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर। तो ये हम लोग को लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुप 16 का एलिमेंट को पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर, तो ये आपका मतलब कि सिलेबस में दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सा एसिड के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिलेबस में जो तैयार किया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, जितने भी स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा तरीके से, हम समझ रहे हैं कि आपका परेशानी कहाँ हो रहा है, आपको स्ट्रक्चर को कैसे बनाना होता है, उसके लिए स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है, तब उसका जितना भी ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री का कैसा स्ट्रक्चर बनता है उसको समझना पड़ता है, तब फिर उसका शेप में पहुंचते हैं। तो ये सारा चीज का नॉलेज आपके पास होगा या नहीं होगा, मुझे तो शक ही लग रहा है कि आपका उतना नॉलेज हो पाया होगा, क्योंकि कोविड की वजह से आप अच्छा तरीके से 11th को कवर नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से आप स्ट्रक्चर को अच्छा तरीके से नहीं बना पा रहे होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक अच्छा तरीके से लेक्चर बनाने के, जिसमें सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर को फुलफिल बनाया जाता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है तो ये जो जो टॉपिक आ रहा है उसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं स्ट्रक्चर को कवर करवाने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए, तो ऑक्सा एसिड में सल्फर फॉर्म आ नंबर ऑफ ऑक्सा एसिड सच एज, तो यहाँ पे जो सल्फर जो होता है वो हम लोग को यहाँ पे ऑक्सा एसिड बनाता है। आगे देखिए, तो सल्फ्यूरस एसिड, तो जो सल्फ्यूरस एसिड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है H2SO3 होता है। तो अभी इसका हम लोग को यहाँ पे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा सो देखिए, तो उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी कभी पूछता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सल्फर का निकाल लेंगे, तो सल्फर का कितना होता है +4 यहाँ पे निकलेगा यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड में। तो इसका हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर से मतलब है। चलिए, स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनता है वो हम लोग को बनता है क्या चीज, हम लोग को यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनता है। उसका जो हम लोग ज्योमेट्री होता है वो हम लोग को टेट्राहेड्रल होता है। और अगर उसका हम लोग शेप की बात करते हैं तो शेप में क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर को हम लोग ढक देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को पैरामिडल बनता है। तो इसका जो शेप होता है वो हम लोग को पैरामिडल शेप होता है। और इसका बेसिसिटी, अब बेसिसिटी क्या होता है बहुत बार पूछता है, मान के चलिए आपको दिया हुआ रहता है वहां पे H2SO4 ही मान के चलिए, अच्छा चलिए H2SO4 ना, यहाँ पे जब हम लोग को H2SO3 दिया है तो इसी का बात करते हैं। तो जब H2SO3 का बात करेगा और इसमें अगर पूछेगा बेसिसिटी, क्योंकि बेसिसिटी आपको पूछता है। अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिसिटी का मतलब है कि जितना वहां से H+ हम लोग को मिल सकता है, कितना हम लोग को वहां से H+ मिल सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं OH और OH, तो यहाँ पे दोनों जगह से हम लोग को क्या मिल सकता है, H+ हम लोग को रिमूव हो सकता है। तो यहाँ दोनों से हम लोग को क्या मिलेगा, OH हम लोग को मिल सकता है। तो इसी चलते इसका बेसिसिटी हम लोग को क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर H2SO4 भी रहता ना तब भी हम लोग को क्या मिल जाता है, वहां पे बेसिसिटी 2 ही रहता है, क्योंकि वहां से भी हम लोग को H+ कितना मिलता है, हम लोग को 2 ही मिल पाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी का भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं जो ऑक्सा एसिड, वो हम लोग को क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग ना ऐसा एक काम करते हैं, हालांकि हम लोग को तो पी ब्लॉक पूरा पढ़ना ही है, अब पढ़ना है ही, तो हम लोग हो क्या रहा है ना कि हमें लग रहा है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा परेशानी हो ही रही होगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 17 पढ़ेंगे, ग्रुप 18 पढ़ लेंगे, फिर हम लोग ग्रुप 15 भी पढ़ लेंगे जो टर्म 1 एग्जाम के लिए था। तो सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो जितना भी इसका स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर का एक हम लोग पर्सनली एक क्या हो जाएगा, स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर को समझाया जाएगा और उससे हम लोग को पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर जितना भी
मेन टॉपिक था, जितना हम लोग को ग्रुप 16 में हम लोग को पढ़ना था, वो सारा चीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। तो हम लोग को जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे वहां पे उसका स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, जितने भी ऑक्सा एसिड थे उतना का। उसी तरह से हम लोग ग्रुप 17 में पढ़ेंगे, ग्रुप 18 का भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ग्रुप 15 को भी कवर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आखिर हम लोग को पढ़ना सभी चीज है कि नहीं, हम लोग को चैप्टर तो कवर करना ही है। तो हम लोग एक नया शेड्यूल के जैसा हम लोग चलते हैं। तो अभी ग्रुप 16 को हम लोग जितने भी टॉपिक था सभी को हम लोग कवर कर लिए, फिर ग्रुप 17 को करेंगे, ग्रुप 18 को करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों मतलब चारों जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक, सभी में हम लोग को स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर का एक अलग से वीडियो बना देंगे जिससे हम लोग को पूरा चैप्टर का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या करते हैं, इतना ही तक में हम लोग वीडियो को क्लोज कर देते हैं। बाकी जितना इसका स्ट्रक्चर होगा अभी आप छोड़ दीजिए, उसको जितना हम लोग को पूरा जितना ग्रुप है ना सभी को हम लोग पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सभी का स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि लग रहा है मुझे समझाने में भी कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मैं उतना अच्छा तरीके से आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको डिटेल में पूरा बता लेता हूँ कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, ताकि आपको समझने में आसान होगा और मुझे भी समझाने में थोड़ा आराम होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका ग्रुप 17 का होगा। इससे चलते हैं आप उस लेक्चर को भी देखना जरूर से जरूर, आप उसमें फॉलो करते हुए आइए। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा टर्म 2 एग्जाम का पूरा हम लोग प्रिपरेशन अच्छा तरीके से कर लेंगे, जिससे हम लोग का बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बस अंत में यही बोलेंगे कि अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। क्योंकि अपना अगर प्रॉब्लम आप मुझे शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि आ सकेगा कि आपके साथ क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जितना आपके साथ परेशानी हो रहा है आप मुझे बताने की कोशिश करें, मैं सभी चीज का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी बच्चे हमारे चैनल में नए आए होंगे वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे चैनल में किस तरह का वीडियो प्राप्त होने वाला है। और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है यह चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा 100% तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर को हम लोग वहां पे देखे थे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखे कि हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन को कंप्लीट किए थे। अब मुझे लग रहा है कि इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हम लोग को ग्रुप 17 तो आएगा ही, साथ आपका जो आएगा वो अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी वीडियो आएगा। हम लोग वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ ही साथ कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट बचेगा वो हम लोग फिजिकल को करते हुए रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लेक्चर को इतना तक पेशेंस के साथ देखे, और बहुत चीज सीखने को भी मिला होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।